बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। सुनो पाकिस्तान के एक नए एपिसोड के साथ मैं जनाब माहम जाहिद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। जनाब सुबह बखैर और वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। आपको जनाब इस उम्मीद के साथ आज हम शो का आगाज़ करते हैं कि आपका जो दिन है ये बड़ी बेहतरीन गुजरे और जितने भी आपके पेंडिंग काम हैं वो जनाब आप आज सर अंजाम दे दें। आपके तो वैसे माहम हमेशा ही काफ़ी सारे काम पेंडिंग होते हैं। नहीं, मैं सारे पेंडिंग काम निपटा के आई हूँ। आज का काम आज ही कर लें, कल पे मत छोड़ें, ये मुस्बत सोच के साथ वाकई शो का आगाज़ कर लेना चाहिए। और हम देख रहे हैं जहां हम दुनिया भर के हालात आपके सामने रखेंगे, वहीं जो है आज के शो में ना सिर्फ ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल पर बात करेंगे बल्कि आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी, सेहत और मुआशरती रवैयों को भी ज़ेर बहस लाएंगे। और बजट नाज़रीन आने वाला है, मगर इससे पहले सोलर पैनल्स अचानक इतने महंगे क्यों हो रहे हैं, क्या हुकूमत ग्रीन एनर्जी के सफ़र में खुद रुकावट बन रही है, इस पर भी माहिरीन की राय लेंगे। और मईशत की इस तपिश के साथ साथ बाइक चलाने वालों के लिए सूरज की तपिश भी बहुत ज़्यादा इम्तिहान बनी हुई है। तो आज के शो में हम ये बताएंगे जनाब के इस शदीद गर्मी से कैसे बचना है, खुद को हाइड्रेट कैसे रखना है और डिहाइड्रेशन से कैसे बचना है, और बाइक राइड के दौरान अपनी जिल्द को झुलसाने और सनबर्न से भी कैसे महफूज रहना है। और जहाँ पर धूप जिल्द जलाती है वहीं पर हमारे माशरे में कुछ लोग ज़मीर जला रहे हैं। एक मोअज़्ज़िज़ खातून डॉक्टर पर तेज़ाब गर्दी का हालिया अफसोसनाक वाक़या पेश आया और उसके नफ्सियाती मसाइल और तेज़ाब गर्दी की सूरत में फ़र्स्ट एड भी आज प्रोग्राम में आपको बताएंगे। जहालत की एक और बदतरीन शक्ल पर भी बात होगी जहाँ पर लोग तावीज़ धागों के चक्कर में पुरानी कब्रों की बेहुरमती कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान में मुज़ाकरात पर भी आपको अपडेट देंगे और जो अपाची हेलीकॉप्टर अमेरिका का गिरा अपना हुरमस के करीब और उसके बाद अमेरिका ने जो हमला किया उस पर भी बात करेंगे। और शो के आखिर में एक इंतहाई अहम समाजी मौजू, उम्र के फ़र्क वाली शादियाँ, यानी मर्द बड़ा हो तो सब कुछ कबूल, औरत उम्र में बड़ी हो तो जनाब उंगलियाँ उठाई जाती हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी। तो चलते हैं अपने पहले सेगमेंट और आपको बताएं कि जनाब मशरिक़ के वस्ता के हालात इस वक्त क्या है। बिल्कुल ऐसा ही है, एक सनसनीखेज़ और तज़ादात से भरपूर मरले में उज़ैर दाखिल हो चुके हैं हालात, और जहां कोई भी पेशगोई जो है वो नामुमकिन सी लगती है। वही मैं कह रही थी ना, कल बात हो रही थी कि मुज़ाकरात की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अब देखें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया वेबसाइट ट्रुथ सोशल पर एक धमाका खेज़ दावा किया है कि ईरान ने अपने हुरमस पर अमेरिकी फ़ौज का इंतहाई जदीद अपाची गनशिप हेलीकॉप्टर जो है वो मार गिराया है, जिसका अमेरिका ने भी अब रद्द-ए-अमल दिया है, हमले शुरू हो गए। लेकिन वो ये दावा भी कर रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान अगले 1 से 2 रोज़ में एक मजबूत और तारीखी मुआहदा तय पाने वाला है। ये तज़ाद न समझ आने वाला है क्योंकि ख़ित्ता किसी बड़ी जंग की तरफ भी बढ़ रहा है और पायदार अमन की तरफ भी बढ़ रहा है। ये कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस वक्त क्या होने वाला है, कि कोई प्रिडिक्ट भी नहीं कर पा रहा। वही वाली बात है कि एक तरफ मुज़ाकरात की बात होती है, दूसरी तरफ से हमले शुरू हो जाते हैं। और ऐसे में ईरानी पार्लियामान के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने अमेरिका की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि वाशिंगटन संजीदा नहीं है, इसलिए ईरान लड़ेगा और बात भी करेगा। इसी दौरान खलीज ओमान में अमेरिकी अफवाज की जानिब से ईरान जाने वाले ऑयल टैंकर पर मिसाइल हमला खित्ते की कशीदगी को मजीद हवा दे रहा है। इन्हीं तमाम गहरे दिफाई मामलात का अहाता करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मारूफ माहिर दिफाई उमूर अंजा साकिब साहिबा ने। अंजा साहिबा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सदर ट्रंप एक तरफ दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ महज 1 से 2 रोज़ में तारीखी मुआहदा तय पा जाएगा, और दूसरी तरफ ट्रुथ सोशल पर यह कहा जा रहा है कि ईरान ने हमारा अपाची हेलीकॉप्टर मार गिराया है, जिसका रात को अमेरिका ने अपनी तरफ से बदला भी लिया। ट्रंप के इस तजाद और हमले के बाद आप ये तमाम तर मामलात को किस जाविये से देख रही हैं? अच्छा देखिए, जो करंट फेज है ना इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का, वो एक ओपन एयर कैंपेन से ना एक हाई स्टेक्स मैरीटाइम वॉर बन गया है। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे सिचुएशन को कि और जो यहाँ पे हम कहते हैं ना कि टेक अवे ये है कि दोनों साइड भी डेटरेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी। अब जो है ना, जहाँ तक हम पीस की बात करते हैं तो ये हमेशा से एक मेसी प्रोसेस रहा है। वो लोग हम आपकी कॉन्टेक्स्ट नहीं, लेकिन वो लोग जो इंटरनेशनल अफेयर्स को, सिक्योरिटी और डिफेंस को, वॉर को समझते हैं, तो इस तरह के सीज फायर्स हैं या जी पीस एग्रीमेंट्स हैं, उसके बीच में कुछ माइनर स्कर्मिशेस आना, और खासकर इस तरह के खित्ते में जहाँ पे
जो दोनों पार्टीज और यहाँ खासकर इसराइल की भी बात में करती जो कि बड़ा कंफ्लिक्टिंग उनके लिए स्ट्रेटेजिक गोल्स हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर देखिए ये जो यूएस की एक स्ट्रेटेजी थी ना कि हम पहले रैपिड काइनेटिक डिग्रेडेशन करें जी, वो तो फेल हो गई। तो अब यूएस क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि डिप्लोमेटिक कैपिटुलेशन तो हम कहते हैं ईरान के अंदर। अगर आप ये देखें कि यूएस ने तो ये रियलाइज कर लिया कि जी ये मामला पीस की तरफ ही जाना चाहिए और उन्होंने इजराइल को वार्निंग भी दी थी, उसके बावजूद भी अटैक्स हुए ईरान पे भी, लेबनान पे भी। तो यूएस को तो ये चीज समझ में आ गई है। उन्होंने हमेशा से अब अपनी ये कैरेट एंड स्टिक अप्रोच रखनी है कि कॉन्स्टेंटली जो आपकी सीज फायर है उसकी वायलेशन भी इसको एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन देखिए अगर यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की कंप्लीट अगर हम बात करते हैं और ये इमीडिएट जो एक काइनेटिक फ्लैश पॉइंट बनाए तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये रियलाइज करें कि जो शूट डाउन किया गया पोस्ट ऑफ अवार्ड से था। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कर दिया कि जी ये डायरेक्टली ईरान की गलती थी। और फिर गालिबन जो न्यूज आ रही है ये जो रिटेलिएटरी उन्होंने एक्शन किया है जो उनकी अपनी सेंटकॉम की तरफ से आया है, वो उन्होंने ये कहा कि जी हमारी भी प्रोपोर्शनल सेल्फ डिफेंस स्ट्राइक थी। हालांकि अभी सुबह में ये भी खबरें आ रही हैं कि कुछ हेवी एक्सप्लोजन भी सुनाई दिए जा रहे हैं। अच्छा अंजा साहिबा, हेलीकॉप्टर के बारे में भी खबरें आई हैं कि ओमान के साहिल के करीब फनी खराबी या हादसे का शिकार हुआ, जबकि ट्रंप इसे ईरानी हमला करार दे रहे हैं। क्या अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट और वाइट हाउस के दरमियान मामलात के हवाले से कम्युनिकेशन नहीं होता या कम्युनिकेशन गैप है, या ईरान पर हमले का जवाब पैदा बस किया जा रहा है? अब हमले कर भी दिए हैं ऑब्वियसली। देखिए मोर देन लाइकली अभी जो है ना ये जो अपाचे की गिरने की जो अटैक्स है डेफिनेटली उसके ऊपर प्रेसिडेंट ट्रम्प को वी डू फील कि कहीं ना कहीं से प्रेशर आ रहा है जो वो इस तरह की टू स्टेटमेंट भी दे रहे हैं विदाउट सबमिटिंग द राइट काइंड ऑफ एविडेंस। डेफिनेटली उसके अंदर यही एक प्रेशर उन पे भी बिल्डअप हो रहा है फ्रॉम इजराइल साइड। तो पहले भी आप ये देखें दीगर आया वो अमेरिका के अंदर से उनके काउंटर टेररिज्म हेड का इस्तीफा हो या मल्टीपल और तरह आपने मेंशन किया उनके सीनियर लीडरशिप का डिफरेंट एजेंसीज से कई दफा ये खबरें आई हैं कि डेफिनेटली दिस वॉर ये अमेरिका की जंग नहीं, ये सिर्फ एक मोसाद की एक रिपोर्ट के ऊपर अमेरिका ने जंग किया है इस जंग में, जिससे प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बहुत ज्यादा सफर किया है पॉलिटिकली भी। तो अगर हम पिछले 3 महीनों को भी देखें वेस्टर्न इंटेलिजेंस की अपनी रिपोर्ट्स के थे ईरान ने जितना नुकसान किया उससे कई ज्यादा नुकसान अमेरिका का हुआ। अगर हम इकोनॉमिकली भी देखें और बिल्कुल अंजा साहब आप सही कह रही हैं, अगर देखा जाए हर एतबार से नुकसान अमेरिका का ज्यादा हुआ है और इसलिए लगता है कि अमेरिका मजीद नुकसान उठाने को तैयार नहीं है। तभी अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ये कह रहे हैं कि इसराइल को पसंद हो या ना हो अमेरिका वही करेगा जो उसके मफाद में है। यानी ईरान को जोहरी हथियारों से रोकना। अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट बारे तो कहा जाता है कि वो इसराइल नवाज है, इसके बावजूद ये होप है कि वो इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ात को निगलेक्ट करते हुए, इग्नोर करते हुए ईरान से ये डील कर लेंगे और यकीनन जो वो नुकसान उठा रहे हैं उससे भी बच जाएंगे। एग्जैक्टली जी बिल्कुल। देखिए ना ये जो सो कॉल्ड एक नेगोशिएशन बैकड्रॉप जहाँ पे मुझे नजर आ रहा है कि आप नए उन्नत वाले मामले में भी देर लाइन करंट जो काइनेटिक फ्लैश पॉइंट है ये इसमें सिर्फ जो है ना ईरान की साइड से आया, जीसी की तरफ से थोड़ी बहुत प्रेशर आ रहा है और वहां से आपको पता है इसराइल किया है। लेकिन फिर भी मुझे समझना है क्योंकि देखिए अगर आप एक चीज को मद्देनजर रखें कि जो अमेरिकन यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है ना जी उसका मिड टर्म अनकरीब है और अमेरिका में गैस की प्राइसेस या ऑयल प्राइसेस आप कहें वो बहुत ज्यादा डिपेंड करती हैं यूएस वोटर्स के सेंटिमेंट को। हमें ये पता चला है उनकी अपनी पार्टी पोल्स के तहत रिपब्लिकन वोट में तकरीबन 27 to 30% कम चाहिए। तो ऑलरेडी प्रेसिडेंट ट्रम्प तो ये चीज बिल्कुल भी नहीं चाहते कि
जंगबंदी को किसी तरह से करा दिया जाए या पीस साइन ना हो। आई थिंक देयर इज अ लॉट एट स्टेक। तो ये कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 100% कम्प्लीटली, क्योंकि ईरान की इनसे भी जो मैंने जिस तरह से कहा कि प्रॉपर्टीज वाला मामला है, लेबनान का जो एक डायनामा है, ये मुझे लगता है नेगोशिएशन डेडलॉक अभी साथ बना हुआ है। बिल्कुल तो ठीक है। वॉशिंगटन तो बाकी सारी चीजों पे आई थिंक बताइए। सही, बहुत शुक्रिया अंजा साहिबा आपके वक्त का। और जिस तरह से सिचुएशन जो है वो कुछ समझ नहीं आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप कुछ कहते हैं, दूसरी तरफ से कोई और उनका एक्शन जो है वो डिफरेंट होता है, बातें कुछ होती हैं। और कल भी जिस तरह हम बात कर रहे थे कि मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने वाले हैं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कोई डील होने वाली है, कोई ज़बरदस्त सा मुआहदा होने वाला है, लेकिन उसकी सारी सूरत हाल बरक्स हम देखते हैं, हमले भी होते हैं। तो नो डाउट जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही अनप्रडिक्टेबल है, एक अच्छी डील चाहते हैं, मुफाद उनका जहाँ होगा वहीं वो सोचेंगे। और ईरान इस चीज़ के बारे में हमेशा से कहता है कि अमेरिका इस तरह से संजीदा नहीं लेता है मुज़ाकरात को, तो वी होप कि संजीदा लें और कोई हल और वहाँ हम निकालें। देखिए अगर संजीदा लिया जाता तो जो हेलीकॉप्टर अमेरिका का गिरा है, अपाचे हेलीकॉप्टर, उस पर पहले तहकीक करना ज़रूरी था, लेकिन हमने देखा कि फौरी तौर पर फैसला कर लिया गया कि जनाब नहीं, हमने ईरान पर हमला करना है, और ईरान पर रात को फिर हमला भी कर दिया गया। और साथ ही ट्रूथ सोशल पर यह बयान भी दाग दिया गया कि जनाब 1-2 दिन में तारीखी डील हो सकती है। मतलब देखा जाए तो मुज़ाकरात को भी इतना वक्त नहीं हुआ है। मतलब आप कंपेयर क्या कर रहे हैं, आप बराक ओबामा के JCPO के साथ आप कंपेयर करें कि जनाब उससे अच्छी डील आप अमेरिकन अवाम के सामने लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आप नेगोशिएशंस जो हैं वो भी मैच्योर तरीके से आगे नहीं बढ़ा रहे। तो अब देखते हैं कि जनाब जो 1-2 दिन में बात हो रही है उसका नतीजा कोई सामने आता है, कोई मुआहदा जो है उसका मसवदा सामने आता है, या ईरान का जवाब उससे पहले सामने आता है। ये तो अमेरिका और ईरान की हम बात कर ही रहे हैं, इंडिया की बात कर लेते हैं। इंडिया में जी मुसलमानों पर हर गुजरते दिन के साथ ज़मीन तंग हो रही है। एक बार फिर इंतहाई तशवीशनाक और अफसोसनाक खबर जो है वो सामने आई है, जहां आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स पर एक बार फिर बड़ा तनाज़ा खड़ा हो गया। उत्तर प्रदेश के ज़िला संभल में पुलिस ने 8 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की है और उन पर इल्ज़ाम ये लगाया जी उनके पास से आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स और चांद सितारे वाला इस्लामी जो परचम है वो बरामद हुआ है। तो ये मामला उस वक्त शुरू हुआ जब एक ज़ेली अदालत के हुक्म पर एक पुरानी मस्जिद को मिसमार किया गया, जिसके बारे में इंतज़ामिया ने दावा किया था कि जी वो नाजायज़ जगह पर थी, जबकि मस्जिद कमेटी और वकला का कहना है कि ये जगह 1985 से वक्फ रजिस्टर्ड थी और 1995 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसे गज़ट में शामिल किया था। और इस मस्जिद के गिराए जाने के बाद जब एहतजाज हुआ तो पुलिस ने इन पोस्टर्स को बुनियाद बनाकर मुकदमात दर्ज किए हैं। और ये पोस्टर्स जो हैं वो खुद से रखे भी जा सकते हैं और यकीनन ऐसे ही कुछ किया गया। और ये कार्रवाई अगर देखा जाए तो बुनियादी इंसानी हुकूक और मजहबी आज़ादी के बिल्कुल खिलाफ है। 9 माह कबल भी हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर ऐसे ही बैनर्स लगाने पर FIR दर्ज हो गई थी, जिसके बाद मुल्कगीर सतह पर और सोशल मीडिया पर आई लव मोहम्मद के स्टिकर्स और बैनर्स की एक मुहिम चली थी। मुसलमानों के अलावा दीगर एतदाल पसंद गैर मुस्लिम हलकों की जानिब से भी इस पुलिस गर्दी की सख्त मुखालफत की जा रही है और अपने पैगम्बर से मोहब्बत का इजहार करना किसी भी मुसलमान के ईमान का बुनियादी हिस्सा है और इसे दहशत गर्दी या जुर्म से जोड़ना सरासर नाइंसाफी। उम्मीद करते हैं कि बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक की तंजीमें और ख़ुद भारत की आला अदालतें इस मामले का नोटिस लेंगी, क्योंकि अक़लियतों के मजहबी जज्बात को इस तरह से क्रश करना किसी भी जमहूरी माशरे को तबाही की तरफ ले जाता है और ख़ासतौर पर ऐसा माशरा जो बड़ा दावेदार हो कि जी बड़ा सेकुलर माशरा है और जनाब हम तो जमहूरियत के चैंपियन हैं और तमाम आवाज़ों को सुना जाता है, लेकिन हकीकत में दबाया जाता है और बिल्कुल भी। और इंडिया की जब हम बात करते हैं अक़लियतें बिल्कुल भी महफूज नहीं है। जो ये शाइनिंग इंडिया के नारे लगाते हैं और जो चेहरा दिखाते हैं वो इंडिया बिल्कुल भी नहीं है। और ये हकीकत है कि मजहबी आज़ादी तक नहीं है कि वो अगर अपना कोई भी एक्ट करना चाहते हैं, अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं, सुकून से जीना चाहते हैं, उनको जीने नहीं दिया जाता। तो ये है भारत का चेहरा। भारत जो पाकिस्तान को साइड लगाने की कोशिश करता था, दहशतगर्द मुल्क बनाने की कोशिश करता है, तो इतना साइड हो चुका है और अंदर का देखें गंद भी बाहर आ रहा है और हर तरह की रियलिटी दुनिया के सामने है कि इंडिया क्या करता है और क्या चाहता है। फिलहाल वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहे सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि हीट वेव का ये हफ्ता है और पारा जो है वो 46-47 तक जाने का खदशा मौजूद है। फील्स लाइक का तो आप पूछे ही ना, उसका तो कुछ कह नहीं सकते। और ऐसे में आप देखें वहाँ के धूप चली भी जाती है, शाम को भी जब आप मगरिब के बाद भी निकलते हैं तो यूँ लगता है कि जिस तरह से
सड़कों के अंदर से ना कोई बहुत ज्यादा हीट निकल रही है और आपको तब भी जो है वो बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हो रही होती है। तो ये मसला एक तो बहुत ज्यादा है और ऐसे में हमारे जो राइडर भाई हैं हमें उनकी बड़ी फिक्र रहती है। एक तो हम आपको पहले भी मैसेज देते रहते हैं कि प्रोग्राम में जनाब अगर वो आपके लिए कोई पार्सल ला रहे हैं, खाना ला रहे हैं बाइक पे, तो आप उन्हें ठंडा पानी तो जनाब जरूर पिला सकते हैं। अगर आप कोई और चीज़ उन्हें सर्व करें तो वो और ज़्यादा बेहतर है, आपके लिए अच्छा है। लेकिन जनाब उनकी हमें फिक्र हमेशा रहती है, फिक्र रहनी चाहिए क्योंकि वो आपके लिए दाना पानी खाना लेकर आ रहे होते हैं। तो उनको एटलीस्ट पानी का ग्लास ज़रूर पूछ लें। और उनकी स्किन के बारे में जो हम परेशान हैं, उनकी बाइक जब चला रहे होते हैं तो बाजू जो होती है वो रंग कुछ और होता है और शर्ट के नीचे ब्लैक कलर की कवर किया होता है, लेकिन वो ब्लैक आपको पता है और एब्जॉर्ब करता है हीट को। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। फिर उनको डिहाइड्रेशन हो जाती है, जिनके थोड़े बहुत बीपी लो हो जाते हैं, मतलब जिनके तो बिल्कुल इम्यून का थोड़ा मसला हो, वो तो बहुत ही धूप में गिरने वाले हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, अपनी स्किन को कैसे बचाना चाहिए, हाइड्रेटेड कैसे रहना चाहिए। और खास तौर पर उज़ैर आप आज वीडियोस देख रहे होंगे, हर कोई टूर मार रहा है, सवात कलाम आपा भी गई हुई थी। तो वो जो सन बर्न हो जाता है उसका हल भी आज हम आज के ही शो में जानेंगे। तो वक्त ज़ाया किए बगैर आपा की तरफ ही चलते हैं। बहुत शुक्रिया आपा आपके वक्त का। एक तो और ये हम दूसरा तारुफ करवा रहे हैं आपको, 2 तारुफ हो गए। अब बाइकर्स का भी मसला बता दें कि बेचारे रोज गर्मी में जाते हैं, पार्सल डिलीवर करते हैं, नीले पीले काले रंग बिरंगे हो जाते हैं बेचारे। और फिर आपने भी एक अपना मसला बताया कि आप ये मौजू आपा हमारे दिल के वैसे ही करीब है और हम आपकी टेबल के करीब हो जाते हैं ताकि इसका कोई सलूशन हम जो है ना वो मिलके निकाल सकें। बिल्कुल बिस्मिल्लाह से आगाज करेंगे हम अपनी सेगमेंट का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक्चुअली हम ना हीट को बीट करने वाले हैं। हीट को बीट, वाह, ठीक है ना। हीट को बीट करेंगे किससे कि जो आजकल हमारे जहनों पे सवार हुई है एक चीज, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है ना। ये मॉडर्न जेंजी लैंग्वेज है, लेकिन ये जेंजी लैंग्वेज इसका जो पहले से इस्तेमाल होता था हमारे आबाओ अजदाद पाक को हिंद बरोसगीर पाक हिंद से करते आए थे, ठीक है। वही आज मैं आप लोगों के लिए राजस्थानी खास तौर पे एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेके आई हूँ कि जिसको सिर्फ आप एक गिलास आप यूज करेंगे, आप यकीन माने ना सन बर्न होगा, ना आपको हीट वेव का कोई खदशा होगा, ना आप बेहोश होंगे जो आप गर्मी में। और आप एक चीज मैं ऐड कर दूं, अगर आप राजस्थानी लेके आई हैं चीज, तो मेरा ख्याल है राजस्थान से ज्यादा गर्मी तो कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हल भी उनके पास हल भी उन्हीं के पास अच्छा है। लेकिन ना ये पहले पंजाब में, सिंध में, सिब्बी में सारी जगह की डिश है। राजस्थानी तो इसको खास तौर पे इसकी ट्रेडिशन चली थी वो राजस्थान से चली थी। वहाँ के लोग, सिब्बी के लोग सारे जो भी जाते हैं सहरा में जब भी जाते थे, ये चीज उनके पास खास तौर पे होती थी। इसके अंदर वो प्रोबायोटिक्स हैं कि जो हमें गुड बैक्टीरिया देते हैं, जो गुड बैक्टीरिया पैदा करते हैं, और उसकी वजह से क्या हमारी सेहत अच्छी रहती है, फाइबर भी, कैल्शियम भी। आजकल इलेक्ट्रोलाइट्स किस लिए आ रहे हैं कि स्टिफनेस आ जाती है, ठीक है ना, मसल स्टिफ हो जाते हैं, ड्राइनेस आ जाती है, एसी में बैठे रहते हैं। तो ये चीजें आपके लिए वो है जो आपको, जो अगर बुजुर्ग देख रहे हैं, क्योंकि बुजुर्गों की मैं बहुत फेवरेट हूँ, मुझे दुआएं वही देते हैं ज्यादातर, क्योंकि वो मुझे ये कहते हैं, मेरी सारी आंटियां, सारे अंकल जितने बड़े बड़े सब ये कहते हैं, बेटा आप ना हमें हमारा माजी याद करवा देती हो। तो ले जी, आज फिर आपका माजी मैं ले आई हूँ। ये मैंने किया क्या है, जादुई नुस्खा खुल गया। अच्छा, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री में साथ साथ बताती रहूंगी, टाइम ना खत्म हो जाए। इसमें ये होता है, मुझे लगता है कद्दू है। नहीं, कद्दू नहीं है, आप इसको पहचान भी नहीं सकते, ठीक है। अच्छा, मुझे लगा शायद आपने इसको मैश करके रखा हो। राजस्थान में ये रागी से बनता है, ठीक है। राजस्थान में रागी से बनाई जाती है ये, और पाकिस्तान में बाजरे से या जौ से बनाई जाती है, ठीक है। ये बाजरे का आटा है और राजस्थान में होता है रागी का आटा, ठीक है। उसको हम क्या करते हैं, दही के अंदर, लस्सी के अंदर, दही की लस्सी बना के या वैसे छाछ लेके उसके अंदर हम मिक्स करके इसको आटे को, ठीक है, 2 चम्मच आटे को इस एक बाउल के अंदर, और तकरीबन फर्मेंट होने के लिए 6 से 7 घंटे रख देते हैं। जब वो फर्मेंट होता है उसका वो पानी निकाल के पानी पकने लगता है, तो उसके नीचे जो आटा होता है, ये रेसिपी भी साथ साथ में आप लोगों को बता रही, जो उसका आटा होता है उसको फिर लो फ्लेम पे पकाते हैं, तो वो ये वाली शक्ल जो है ये बन के आ जाती है, ठीक हो गया। इसको कहते हैं राबड़ी। राबड़ी, यस, रबड़ी सुना था आपा, राबड़ी दुकानों पे लिखा देखा रबड़ी दूध। देखा, ये जैन जी है, इनको नहीं पता कि रबड़ी राबड़ी क्या होती है, ठीक है। रबड़ी जो जैन जी है, हाँ, ये जैन जी है, ठीक है। रबड़ी जो होती है, मैं बड़ी हूँ सबसे, ठीक है, मैं सबकी आपा हूँ, ठीक है। रबड़ी जो होता है ना, एक्चुअली वो दूध की बनती, वो भी पुराने जमाने से ही आई थी, आपको पता है।
सही। वो भी, हाँ जी, वो भी बरसगीर पाको हिंद से जब बड़ी लोग देर सफर की चल करते रही थे है। ना, सहरा में सफर करते थे, खासतौर पे ऊँटनी के दूध से बनती थी। वो क्या करते थे, ऊँटनी का दूध पका के उसको थिक करते थे, थिक करके साथ लेके जाते थे। ठीक है, वो, हाँ जी, वो उसको रबड़ी कहते हैं, जो कि आज हमने मॉडर्न कर दिया। ठीक हो ओके, गया। अब ये राबड़ी है। अभी देखिए इसको कैसे बनाएंगे, हमने पका लिया, पका के इसकी ये वाली शक्ल आ जाएगी, ओवरनाइट रखी है, ये देखिए थिक हो गई है। अब इसको हम करेंगे इस तरीके से, बिस्मिल्लाह। सबसे पहले हम लेते हैं इधर दही, ठीक है। मैं लस्सी इसलिए नहीं लेके आई थी कि फिर वो सारी चीजें ना कैरी करनी मुश्किल हो जाती है। बिस्मिल्लाह, ये हो गया आज स्पेशल राजस्थान की ये डिश जो है आप लोगों के शो पे बनने लगी है। राबड़ी। राबड़ी, ये देखें जी, ये याद इसके रहेगा अंदर आज। हमने, ठीक हो गया, ये इसके अंदर हमने क्या किया है, ये ले, वाह वाह वाह, ठीक आपने है? लस्सी और बना अब दी है। इसके अंदर हमने डाल दी है ये एक चम्मच, देखो ना किस तरह जी, की है जी, ये। जी। लेस नजर आ रहा है इसका, आप आपने अध रिड़का किया है ये अदरेड़ का, ये सारे मॉडर्न वर्ड बोल रहे हैं। आज मैं इसको माजी में लेके जा रही हूँ, ठीक है। अदरेड़ का कहते हैं कि जो होती है ना हमारी दही, उसको जरा सा रिड़क लेते हैं। रिड़कना मींस कि इसको beat कर- मैंने add कर जेंजी का लेते टैग हटाया आपने। तुम भी तो आपा नहीं बनने वाली फ्यूचर में। हैं। ये फ्यूचर की आपा बन रही है, ठीक है। अच्छा देखें, अब इसको हम क्या करेंगे इस तरीके से, ये ले। अब इसमें मैंने क्या किया है कि एक और बुजुर्गों की ये साइंस जो है ना, ये टोटके नहीं मानती, लेकिन मैं साइंस को नहीं मानती, बात आपस की है, ठीक है। थोड़ा बहुत माना करें। थोड़ा बहुत इसलिए नहीं मानती मैं, पता है क्या है, ले दे के साइंस भी पेश तो टोटके ही करती है। अच्छा। वो हाँ जाहिर सी बात अपनी लैंग्वेज में कर देती, मेरी अपनी सादा लैंग्वेज है। तो उसमें क्या है कि मेरी बहुत रिसर्च चली है इस पे, बहुत बहस हुई है मेरी ना साइंस के साथ। आप ये कह सकते हैं कि बुजुर्गों का कहना ये है कि जो छोटी प्याज होती है और पुराने बुजुर्ग करते थे, और हमने अपनी नानी को भी करते हुए देखा है, तो कहते जब बाहर निकलते तो छोटी प्याज, इसको सैलिश नहीं बोलते आजकल इंग्लिश में, तो छोटी प्याज जेब में रख के निकलते थे कि भाई कहीं भी गर्मी लगे। लेकिन साइंस उसको किस लैंग्वेज में यूज कर बता रही है कि प्याज खाने से क्या होता है कि आपको फाइबर मिलता है, आपको प्याज कम लगती है क्योंकि उसके अंदर पानी ज्यादा होता है। बात तो ले दे के वहीं आ गई ना, ठीक है ना। तो ठीक है, अच्छा ये अब बन गई है, ठीक है। ये देखें इसके अंदर हमने क्या करना है उज़ैर, कि थोड़ा सा हमने इसके अंदर डालना है जीरा, ओके, थोड़ा सा, ठीक है। ये आप लोगों के लिए जरा मॉडर्न टच दे देती है, बड़ी खुश रंग चीजें हैं आप आज थोड़ी सारी। सी, हाँ थोड़ी सी इसके अंदर डाल दी है हमने सब्ज मिर्च भी। अच्छा, थोड़ा सा हमने इसके अंदर डाल दिया है प्याज। ले जी, आपकी सुबह का हो गया है आगाज, हो गया, प्याज डाला। अच्छा आपा, कुछ लोग इसमें चावल भी डाल के खाते हैं, ऐसा भी कुछ है? नहीं, वो चावल मैंने वीडियोस वो बिल्कुल अलग चीज है, वो बिल्कुल वो प्रोबायोटिक अलग बनता है, वो भी किसी दिन बनाएंगे अगर आप लोग कहेंगे तो, ठीक हो गया। चलें जी, ये बन गया। ये उज़ैर मैं आपको ना अभी थोड़ा सा, वाह वाह वाह, उज़ैर ने क्योंकि जेंजी का टैग बिल्कुल हटाया है। अब उज़ैर ही पी के दिखाएगा। मैं पी लूंगी, इसमें क्या, मुंह को लग गया तो हटेगा नहीं, ये सिर्फ शो की वजह से हटा देगा। वाह, जबरदस्त। अच्छा, ये वो वाली बने, मैं ट्राई करने लगा हूं, तुम ही तो बन। ये उज़ैर ट्राई करके बताएगा, ठीक है ना, माहौल बनाएगा। ओके, नहीं वाकई बड़ी टेस्टी उज़ैर गर्मी लगना बंद हो गया इसमें। नहीं टेस्ट अच्छी है, बहुत टेस्टी, और जो जीरे का फ्लेवर आ रहा है वो तो कमाल ही है। आ रहा है ना। आप इसमें से ना सिर्फ एक ये चम्मच लेके देखो ना, जरूर। इसके अंदर आप नमक थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं अपनी ख्वाहिश के मुताबिक। मैंने सिर्फ इसके अंदर डाल के पकाया, ये थोड़ा और ठंडा हो जाएगा तो और मजे अच्छा का आपा, मुझे क्यों पता नहीं वाइब आ रही है कि ये सुबह सुबह पी लेना तो बड़े जबरदस्त आप एनर्जेटिक से रहेंगे। तो ये राइडर हैं, बाइकर हैं, ऑफिस जा रहे हैं, आप ऑफिस में आ रहे हैं, ये आपको फाइबर भी देगा, कैल्शियम भी देगा, मैग्नीशियम भी देगा, जो कि आजकल इलेक्ट्रोलाइट्स देते हैं, ठीक है। साथ में हमने प्याज डाल दी है, क्योंकि बुजुर्गों का कहना यह था कि प्याज अगर आप इस्तेमाल करते इस मौसम में, खास तौर पे अगर प्याज को थोड़ा सा आप सोते कर ले ना, पूरी प्याज को छिलके के समेत, उसको तोड़ के आप बाइट के साथ सुबह सुबह या दोपहर में किसी टाइम भी खा ले, तो आपको सारा दिन, ये कहते हैं ना, चक्कर आ गए, बतली हो गई है, उल्टियां लग गई है, मोशन लग गया, तो कुछ भी नहीं होगा। आप वक्त हमारे पास कम है, मुझे लग रहा है कि सामान ज्यादा कुछ और भी आप बनाना चाह रही हैं। बिल्कुल नहीं, मैं बनाना नहीं चाह रही, मैं दिखाना चाह रही, इसलिए मैंने आज रिंग नहीं पहनी है, ठीक है। आप लोगों ने जैसे बताया कि आप आई हैं कलाम से, अब मैं कलाम से ऐसी होके आई थी, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को कि इतनी छाइयां चढ़ गई थी, सनबर्न हो गया था, ठीक है ना। तभी आप हमसे कलाम करने नहीं आ रही थी। तभी मैं आपसे छुपी हुई थी, ठीक है ना। अच्छा, कलाम करने नहीं आ रही थी, तो लेकिन आज आई हूं तो अपनी बेहतर शक्ल लेके आई, इसलिए मैंने 4 दिन के अंदर सिर्फ 4 दिन के अंदर 4 मास्क लगाए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन जो है वो 70% रिपेयर होगी, इवन के छिलके उतरे हैं। तो उसमें से एक खास मास्क है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी, वक्तन करूंगी क्योंकि टाइम थोड़ा होता है। ये वो वाला मास्क के साथ में लगाऊंगी कि साथ में बताऊंगी, देखा आप लोगों को चॉकलेट या कोई इस तरह की बच्चों की खाने की चीज लग रही है, इसको लगाया मैंने किस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए, अब ये क्या चीज है, इसके अंदर मैंने लिया है, इसके अंदर कॉफी, ठीक है। ये कॉफी तो ठीक है, कॉफी ली है मैंने 1 चम्मच। कॉफी के साथ मैंने क्या किया था, टमाटर,
टमाटर को अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद इसको स्टेन कर लिया। स्टेन करने के बाद वो जो टमाटर का और कॉफी का जो रस आया है उसके अंदर मैंने इतना ड्राई मिल्क डाला है, ये वाला, ठीक है, कोई भी ड्राई मिल्क आप डाल लें। इतना ड्राई मिल्क डाला है कि उसकी ये वाली शक्ल बन गई है। ये देखिए आपके घर के अंदर ही सारी चीजें, न्यूटेला न्यूटेला मैं कह रही थी बच्चों वाली कोई चीज लग रही है, कैरेमल टाइप इसकी शक्ल बन गई। लेकिन आप यकीन माने कि मैंने शाम के टाइम में ये लगाया है मास्क, मेरी टैनिंग इससे 50 to 70% खत्म हुई। लेकिन जिससे मेरा रंग साफ हुआ वो भी 1 सेकंड में बताने वाली चीज है। वो क्या चीज है? वो ये सवाद का ही आड़ू है। जरूरी नहीं है कि आप सवाद का ले, आप इधर का भी ले सकते हैं। जाके सवाद से लेकर आए। मैं सवाद से ले आई थी। और साथ में है ये कद्दू, ठीक है। मैंने क्या किया, पक्के हुए आड़ू को अच्छे तरीके से मैश किया और इतने ही बराबर जितना ये होगा उतना ही तकरीबन आधा कद्दू आप लगा लें, इसको मैंने कद्दूकश किया। ठीक है। कद्दू को कद्दूकश किया किससे? बिल्कुल बारीक वाले ग्रेटर से। ठीक हो गया। ठीक है, सही। अच्छा, इसको फिर ये है कि लेट के मैंने अच्छे तरीके से फेस के ऊपर तकरीबन 1 घंटा इसको लगा के रखा एज ए मास्क। जब उतारा तो आप यकीन माने कि मैं खुद हैरान हो गई। ऐसे टैनिंग ऐसे कालेपन को उतारता है ये। मेरा तो उतरा है 4 दिन के अंदर अंदर। तो आप लोग भी इससे भरपूर फायदा उठाएं। ये जरूरी नहीं कि आपने सिर्फ फेस पे करना है, ठीक है, आप अपने बाजुओं पे, अपने हाथों पे, पाँव पे, जहाँ टैनिंग है, जहाँ रंग काला है, तो ये कद्दू बेचारा हाजिर है, ठीक है ना? इसके इतने फायदे, जबरदस्त। और आपा ये खुद टैन है, वो जो आपने मास्क लगाया कैरेमल, ये खुद टैन है, आपको गोरा करेगा। लेकिन ना अच्छा, एक आजमाने के लिए आप लोग कीजिएगा। जब इसको तकरीबन 30 मिनट हो जाए तो आपने वेट कोई भी चीज, कॉटन या स्पंज वगैरह लेके हाफ साफ करना। ओके, आपको पता चल जाएगा, आपको फर्क पता चलेगा। और ये वो है कि लगा के आप काम करते रहना, अकड़ेगा ना, आपके फेस को अकड़ाएगा। आप बेशक इसको इजीली 1 घंटा कैरी कर सकते हैं। जितना करेंगे आपका फायदा है, पोर्स भी मिनिमाइज करता है। जबरदस्त नुस्खा है। देखें, हर चीज आपको मिल रही है और सन बन भी जा रहा है। इतना आपने जो टैनिंग आपने ले ली है अपने मुंह पर, अपने बाजुओं पर, जहां कहीं भी है तो टैनिंग दूर भाग जाएगी। तो ये नुस्खा जरूर अपनाइएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। अभी वक्त ब्रेक का देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। व्यूअर्स, महंगी बिजली और भारी भरकम बिलों के सताए हुए पाकिस्तानियों के लिए इस वक्त वाहिद सहारा और रिलीफ सोलर एनर्जी ही बचा था। मुतवसत तबके ने अपने पेट काट कर जमा पूंजी लगाकर सोलर पैनल्स लगवाए ताकि बिजली के महंगे बिलों के अजाब से जान छूट सके। नेट मीटरिंग के हम देखें बाय बैक रेट्स कम करने के बाद अब सोलर पैनल्स पर नए टैक्सेस आयद होने की बातें हो रही हैं। बिजली पहले ही लोगों की पहुंच से दूर है और अब अगर सोलर भी महंगा हो गया तो गरीब और मिडिल क्लास अवाम आखिर कहाँ जाएंगे? कीमतें वाकई मजीद बढ़ने वाली हैं। हम र्यूमर सुन रहे हैं सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा, और या फिर कोई मुनाफाखोरी का नया तरीका है या टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं। ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है ये जानेंगे बिल्कुल। और अवाम इस वक्त शदीद जो है वो तजब्जुब का शिकार है, परेशान है कि अभी सोलर पैनल लगवा लें या बजट का इंतज़ार करें। और हुकूमत का मौक़िफ़ है कि वो इम्पोर्टेड पैनल्स पर टैक्स लगाकर मकामी मैन्युफैक्चरिंग को फ़रोग देना चाहती है। लेकिन क्या इस तरह के फैसलों से हुकूमत खुद ग्रीन एनर्जी के सफ़र में रुकावटें खड़ी नहीं कर रही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और आवाम को महंगी बिजली खरीदने पर क्यों मजबूर किया जा रहा है? और हर चीज में आवाम पर ही टैक्स लग जाता है। अब देखिए, सूरज की तपिश पर भी हुकूमत ने टैक्स लगा दिया। मैं हमेशा से कहती हूँ, जिधर से आवाम फायदा उठा रही हो ना, उधर हुकूमत पहले पहुंच जाती है कि हमें फायदा दे। तो ऑब्वियसली आवाम को अब क्या परेशानियों का सामना करना पड़ेगा या रिलीफ मिलेगा, मुआशी बोझ बढ़ेगा? इन्हीं सवालात के जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सोलर पैनल डीलर शहाब कुरैशी साहब। उनसे ही जान लेते हैं कि क्या होने वाला है, आवाम को रिलीफ मिलने वाला है या मजीद तकलीफ मिलने वाली है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। ये जिस तरह से सोलर पैनल्स की कीमतों की बात हो रही है, अचानक इजाफा हो जाएगा या फिर बजट के बाद आवाम परेशान है कि लगवाएं या बजट से पहले लगवा लें, कब सस्ती होगी? आवाम का ये सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि सोशल मीडिया, उसमें मीडिया भी आता है, सोशल मीडिया भी आता है, जस्ट एक न्यूज़ ऐसी डिक्लेयर कर देते हैं या न्यूज़ ऐसी निकाल देते हैं जिसकी कोई ऑथेंटिकेशन नहीं होती। तो बजट में कुछ लग ये रहा है कि शायद ना लगाएं, शायद लगा भी दें। तो अभी न्यूज़ कंफर्म नहीं है, तो पहले ही मार्केट में एक न्यूज़ से मार्केट में हलचल जो है पैदा हो जाती है सारी। तो लोग तो ऑलरेडी ताक में बैठे होते हैं कि कब हमें कोई न्यूज़ मिले, हम उस न्यूज़ की बेस पर हम प्राइसेस जो है ना इसकी इंक्रीज करें। हमने फॉलो करना होता है कराची के मार्केट को, हमने फॉलो करना होता है पेशावर की मार्केट को। तो वहाँ से अगर रेट इंक्रीज होता है तो मजबूरन लाहौर की मार्केट को भी रेट इंक्रीज करना पड़ता है। जो प्लेट पहले कोई 24-25 हज़ार रुपये की थी, अभी वो इस अपना अनकन्फर्म न्यूज़ के बाद
यही प्लेट अप्रॉक्सीमेटली कोई 28-29 हज़ार की जो है ना वो पहुंच गई हुई है। तो आप देखें कि जो मर्जी है, एक मीडियोकर फैमिली है, एक बड़ी फैमिली है, एक छोटी फैमिली है, मैं कहता हूँ गरीब से गरीब बंदा भी है, उसको उसका बिजली का जब बिल आता है तो उसके घर में एक किस्म के फाके पड़ जाती हैं, उसको काफ़ी परेशानी होती है जब अपना कैलकुलेट करता है, तो वो परेशान हो जाता है कि मैं बिजली का बिल पे करूं कि बच्चों की फीसें जो है मैं पे करूं। तो इसलिए सोलर वाहिद सोल्यूशन है जो आपकी लाइफ में काफ़ी रिलैक्सेशन भी दे देता है, काफ़ी आपके अमाउंट में बचत भी आ जाती है और काफ़ी इसमें लोगों को बेनिफिट भी हो रहा है सारा इसमें। तो ये टेम्परेरी तौर पर इंक्रीजमेंट हुई है बजट में। आई डोंट थिंक सो कि उसमें टैक्स लगा रही है, तो अभी ऐसी न्यूज़ कोई भी नहीं है, पर लोगों ने पहले ही इसको जो है ना वो हाइप क्रिएट माइंड मेकिंग कर दी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल दोबारा इस तरह ना करें, इसका असर जो है वो खरीदार पर बराह रास्त पड़ता है। जी, बिल्कुल ठीक, ये मैसेज भी ज़रूरी है आपका। अच्छा, हमें एक बात बताएं कि लोग जो हैं वो ये सवाल पूछ रहे हैं, हमसे भी पूछ रहे हैं, लेकिन हमने तो एक्सपर्ट से ही जानना है कि बजट के बाद आपको लगवाना चाहिए या पहले सिस्टम लगवाना चाहिए। और वही कि अगर हम स्टैंडर्ड एक 5 मरले का घर है, वो जान छुड़वाना चाहता है भारी बिलों से, तो उसके लिए क्या कॉस्ट आएगी, कितना खर्च आएगा उनका? जी, इसमें सिर्फ यही है कि बजट वगैरह को ना देखें जितनी जल्दी सोलर सिस्टम आप लगा लेंगे, अगर आप कहते हैं कि यार प्राइस की कम होगी या मैं थोड़ा डिले कर लूँ, देखिए वो महीना आपको जो बिजली के बिल आप पे कर रहे हैं वो भी तो पे कर ही रहे हैं ना। तो उसको फौरन से पहले आप इसको फौरन से पहले अपने घरों को सोलर में शिफ्ट करें। देखिए आपने बात की है 5 मरले के घर की, 5 मरले का घर में अमूमन 1-1.5 टन का AC, लाइटें, पंखे वगैरह ये चल रहा होता है और उसके ऊपर जो इतनी जगह होती है तकरीबन 6 या 10 प्लेटें ही लग सकती हैं। तो मैं अगर इसका आपका क्वेश्चन का आंसर इस तरह करूंगा कि 5 मरले वाले घर को तकरीबन 4 किलोवाट का एक सिस्टम जो है रिक्वायर्ड है। ठीक, 4 किलोवाट का सिस्टम अगर विदाउट बैटरी अगर आप लेते हैं, इन्वर्टर आम PV इन्वर्टर डाल के, तकरीबन ये 2,50,000 में एक इन्वर्टर भी आ जाता है, उसमें पैकेज है पूरा, 6 प्लेट्स भी हैं, उसमें स्टैंड भी है, वायर भी है, DB बॉक्स भी है, इंस्टॉलेशन भी। ये तकरीबन अपना 2,50,000 में PV इन्वर्टर जो सिर्फ वाटर शेयरिंग के साथ जो है सारा मुकम्मल हो जाता है। ये मुकम्मल। अगर इसमें आप हाइब्रिड इन्वर्टर लेते हैं जिसमें बैटरी की ऑप्शन होती है, वो तकरीबन 3 लाख रुपए में ये सारा सिस्टम जो है ना वो बन जाता है। इसके साथ अगर आप बैटरी अटैच करते हैं तो तकरीबन 4 से लेकर 4.5 लाख रुपए में विद बैटरी आपको ये सिस्टम आपको मिल जाएगा। तो जो कि आपको 250 से लेकर 300 350 यूनिट की मंथली आपको सेविंग भी करके देगा। तो देखिए सोलर ने चलना है सुबह 7 बजे और रात को बिला तातुल आपको 6 बजे 7 बजे तक आपको सोलर के जरिए आपको उसने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने, यानी कि सोलर आपको डे लाइट में जितनी इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, जो आपकी बिजली कंज्यूम हो रही है, वो सोलर के जरिए हो रही है। तो इसलिए अपना 5 मरले के घर के लिए एक आइडियल पैकेज है 4 किलोवाट का, जो कि तकरीबन 2.5 से लेकर 3 लाख रुपए का। और भी आपसे जवाब हम चाहेंगे, इसी से रेलिवेंट है, ज़िमनी सवाल है। लोगों को एक तो ये भी बता दें कि डायरेक्ट सोलर से चलाने के लिए, ग्रीन मीटर लगवाने के लिए और फिर बैटरीज लगाने के लिए, इसमें जो अखराजात है आपने उनको बताया भी है, तो ये बताएं बेनिफिशियल क्या है और क्या तरीक़ेकार हैं और क्या बेहतर है? देखिए जी, मैं तो ग्रीन मीटर की अगर बात करूंगा तो ग्रीन मीटर में हमारा एक अलमिया ये मिल तो कुछ नहीं रहा आपसे भी। बिल्कुल नहीं मिल रहा। हमारे एक अलमिया ये है कि हमारा एक प्रॉब्लम ये है कि पॉलिसी जो सी है ना, वो 1 साल की पॉलिसी होती है, उसके बाद फिर कोई ऑर्डिनेंस जारी हो जाता है, वो पॉलिसी यकदम जो है चेंज हो जाती है। पॉलिसी में हमारा तसलसल होना चाहिए। पॉलिसी जो सी है ना, कम से कम 5-10 साल की पॉलिसी होनी चाहिए। आप अगर दूसरे मुल्कों में जाते हैं, वहाँ पर पॉलिसी जो सी है ना 5-10 साल की है। अभी ये 4 महीने पहले जाए 9 या 10 फरवरी को उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी किया कि आपका टैरिफ अब ये, ग्रीन मीटर का टैरिफ अब ये नहीं है, ये है। तो ना साथ उन्होंने इम्प्लीमेंट भी कर दिया। सर अगर आपने टैरिफ चेंज ही करना है तो उसको तकरीबन 1-2 साल के लिए आप हमें लोगों को टाइम तो देना। उसमें ये हुआ कि लोग डिस्करेज होकर ऑन ग्रिड से वो हाइब्रिड की तरफ आ गए। लोगों ने मार्केट में हाइब्रिड के लिए बैटरीज का रुख कर लिया, बैटरी मार्केट में शॉर्ट है। तो ये है कि पॉलिसी जो है ना यकमुश जो है ना वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से तो ग्रीन मीटर को तो गवर्नमेंट खुद डिस्करेज जो है ना वो कर रही है। पहले इसको इनकरेज कर रही थी। देखें यही अपना वैस लोकारी साहब थे जो कि 2017 में उन्होंने खुद लोगों को बताया था कि इस तरह आप ग्रीन मीटर लगाएं, आपको इस तरह जो है बेनिफिट होगा। लोगों के साथ एग्रीमेंट किए हुए हैं। तो यकमुश्त आए तो
तो उन्होंने ये एग्रीमेंट जो है ना वो रिवोक कर दिए। तो ये है कि ग्रीन मीटर की बजाय आप सिंपल हाइब्रिड सिस्टम अगर लगा लेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। उसमें बैटरी भी लग जाती है, बैकअप भी मिल जाता है, लोड शेडिंग में जो है ना वो भी प्रॉब्लम किसी किस्म की कोई नहीं होती। साहब ये तो बड़ी ज़बरदस्त एडवाइस आपने कर दी। अब जवाब यही बनाया जाता है कि जी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को फ़रोग देने के लिए टैक्स लगाए जा रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से बता दें इस तरह से हो रही है पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग? देखिए जी, लास्ट ईयर भी उन्होंने 18% का बात की थी कि 18% इस पर जीएसटी लगेगा लोकल इंडस्ट्री को फ़रोग देने के लिए। मेरा सिर्फ क्वेश्चन ये जो सर मासूमाना क्वेश्चन ये है कि कौन सी इंडस्ट्री की बात करें? पैनल की तो इंडस्ट्री कोई है नहीं। जो पैनल की इंडस्ट्री लगी थी उन्होंने रॉ मटेरियल ही उस पर इतना टैक्स लगा दिया था कि वो इंडस्ट्री बजाय फ़रोग पाने के लिए वो इंडस्ट्री तो उल्टा बंद होगी हुई है। हमारा अलमिया ये है कि चाइना में हर 3 माह के बाद न्यू वेरिएंट आ जाता है, यानी कि एक अपना 45 इंच बाई 90 इंच का एक साइज़ है, उसमें 585 है, पहले 550 वाट थी, फिर 560 वाट आ गई, फिर 570 वाट आ गई, फिर 585, फिर अब 600 वाट 650 वाट तक जो है ना वो पैनल। तो हर 3 माह बाद वो नया वेरिएंट जो है वो निकाल रहे हैं। तो हमारे पास तो इतनी कैपेसिटी अगर फैक्ट्री लगी भी थी यहाँ पर, वो मैक्सिमम उनकी कैपेसिटी 450 वाट की थी, 400 वाट की थी, 400 450 से ऊपर से तो ये जा ही नहीं सकते थे। तो बड़ी तो दूर की बात, ये छोटे पैनल भी बनाने जो है ना वो बना रहे थे। तो जिसकी गवर्नमेंट की अदम दिलचस्पी ये जो कहते हैं कि लोकल इंडस्ट्री को हमने फ़रोग देना है, हमने इंपोर्ट को जो है वो डिस्करेज करना है सोलर प्लेटों की, तो ये फिर किस लिए ये बातें जो है वो की जा रही हैं? सर ये बातों की समझ नहीं लग रही कि लोकल इंडस्ट्री है कौन सी, लोकल इंडस्ट्री कहाँ लग रही है, कौन सी? पिछले साल बताया गया था कि लोकल इंडस्ट्री अपना पैनल जो है मैन्युफैक्चरिंग हो रहे थे, तो वो अलबत्ता लोकल इंडस्ट्री में अपना ये इन्वर्टर्स जो से है लोकल इंडस्ट्री में ये बन रहे हैं। फिर उसके बाद लिथियम बैटरी जो है ना इस पर जो है ना वो काम जो है ना हो रहा है। देखिए सेल टैक्स की जहाँ बात है 10-15 साल से ये फ्री चल रहा है अपना सेल टैक्स, इस पर बिल्कुल जो है वो नहीं है, ड्यूटीज पर जो है बिल्कुल नहीं है। 2015 में पहले उन्होंने लगाई थी, उसके बाद फिर 2022 में उन्होंने इस पर 17% जीएसटी जो है वो लगाया था। उसके बाद फिर उन्होंने अपना 2025 में लगाया, फिर 2026 में अभी फिर बातें कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस पर टैक्स होना ही नहीं चाहिए। अपना जैसे बच्चों के दूध पर टैक्स नहीं होना चाहिए, ये ज़रूरत है जिंदगी की। बताइएगा कि यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरर भी जो है वो लिथियम बैटरीज बना रहा है? जी बिल्कुल, लिथियम बैटरी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, अपना प्लांट भी लग रहे हैं यहाँ पर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर जो है वो आ रही है। तो लोग काफ़ी तेज़ी से अपने सिस्टम को ऑन ग्रिड से शिफ्ट होके हाइब्रिड की तरफ आ रही है। हाइब्रिड में ये होता है कि उसके साथ लिथियम बैटरी लगा लेते हैं। आजकल 6,000 साइकिल की 8,000 साइकिल की लिथियम बैटरी आ रही है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 12, 13, 14, 15 साल उनकी लाइफ जो है ना वो कंसीडर जो है ना हो रही है। और अपना 5-5 साल 6-6 साल की उसकी वारंटी भी जो है वो मिल रही है। तो लोग बड़े ही अपना पैसे इकट्ठे करके अपनी देखिए फैमिली को सहूलत देनी है, तो पैसे इकट्ठे करके लोग ऑन ग्रिड से मुनारफ होके लिथियम बैटरी की तरफ जो है ना वो आ रही हैं काफी स्पीड के साथ, और ये फायदा भी उठा रहे हैं। लेकिन अगर बेचारों को फायदा मिले तो है ना कि पॉलिसी जिस तरह से आप बता रहे हैं कि हुकूमत कोई पॉलिसी नहीं बना पाती, वहाँ वो कंफ्यूज नजर आती है आपके वक्त का। और वाकई जी अवाम जिस तरह से कोई ना कोई अपने लिए सहूलत पैदा करती है, तो हुकूमत को भी चाहिए कि उस सहूलत को आगे फरोग दें, उनके लिए फ़ायदा करें, उनके लिए बेनिफिट करें, ताकि जो अवाम के आप दावे वादे करते हैं, वोट लेकर आते हैं, तो वो मुख्तसर ये कि उस सहूलत में से वसूले ना। बिल्कुल। अभी वक्त ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, तेज़ाब गर्दी जैसे भयानक जुर्म के बाद जहां मुतासरा फर्द शदीद नफ्सियाती सदमे से गुजरता है, वहीं इसका फौरी और बरवक्त तिब्बी इलाज ज़िंदगी और मौत के दरमियान सबसे अहम लकीर साबित होता है। अक्सर देखा गया कि ऐसे हादसात के वक्त आस पास मौजूद लोग घबराहट में कुछ ऐसी संगीन गलतियां कर बैठते हैं जो नुकसान की शिद्दत को दुगना कर देती हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक तेज़ाब पड़ते ही इब्तदाई चंद मिनट इंतहाई कीमती होते हैं, और अगर उन मिनटों में सही तरीका अपनाया जाए तो जल्द को गहरा जलने और चेहरे के नकूश को मुस्तकिल मसक होने से काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है। बिल्कुल। और इस हवाले से सबसे अहम सवाल ये है कि मुतासरा जल्द पर क्या फ़र्स्ट एड करनी चाहिए, और अगर खुदा न ख्वास्ता तेज़ाब जो है वो आँख में चला जाए तो इस नाजुक सूरत हाल में बीनाई बचाने के लिए फ़ौरी तौर पर क्या इकदाम करने ज़रूरी हैं, क्योंकि इस तरह के वाक़यात रुक तो नहीं रहे हैं। बीच बचाव
कराने के लिए हल तलाश करना ही ज़रूरी हो चुका है। जिस तरह से वाक़यात बढ़ रहे हैं, रोकथाम हो नहीं रही है, तो जदीद मेडिकल साइंस, डर्माटोलॉजी और प्लास्टिक सर्जरी से झुलसे हुए चेहरे के जो निशानात हैं किस हद तक कम किए जा सकते हैं या दोबारा असल शक्ल में बहाल किए जा सकते हैं, इन्हीं तमाम तिब्बी पहलुओं पर तफसीली गुफ्तगू करने के लिए आज मौजूद है मुल्क की नामवर डर्माटोलॉजिस्ट डॉक्टर कंजा आफ्ताब साहिबा। उनसे ही जानेंगे और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें डॉक्टर उसामा बिन जुबैर भी ज्वाइन करेंगे। साइकोलॉजिकली क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं इस सारे हादसे के बाद और ये हादसा रूनुमा क्यों होता है, क्या मेंटल कैपेसिटी होती है, इस पर भी बात करेंगे। तो पहले डॉक्टर कंजा की तरफ ही चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अगर ऐसा वाक़या या सानेहा पेश आ जाए तो इब्तदाई तौर पर क्या करना लाजिम है, क्योंकि लोग पैनिक हो जाते हैं, आसपास के लोग भी, और समझ नहीं आ रहा होता ठंडा पानी फेंकना है, गर्म पानी फेंकना है, कैसे बचाव करना है अपना। तो किसी पर अगर तेज़ाब फेंक दिया गया, वो उस सूरत में क्या करे? जी बिल्कुल, एक तो ये बहुत इमरजेंसी सिचुएशन होती है और एकदम से पैनिक हो जाता है, पूरे एनवायरनमेंट में पैनिक क्रिएट हो जाता है। तो उस सूरत हाल में सबसे पहले तो अपने नर्व्स पे काबू रखें और इर्द गिर्द वाले जो लोग हैं उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस जो भी मौके पे मौजूद हों। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन हेल्प करते करते ये ना करें कि कुछ गलत कर जाएं जिससे उसकी ज़िंदगी ही तबाह हो जाए। तो ऐसे करना है आपने सबसे पहले, चूँकि ये जो अभी रिसेंट वाक़या हुआ ये हॉस्पिटल सेटिंग्स में हुआ और बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़या था। उस वक्त आपके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं ग्लव्स ज़रूर मौजूद होते हैं, हॉस्पिटल सेटिंग्स में ख़ास तौर पे होते हैं। तो आपने ये कोशिश करनी है सबसे पहले ख़ुद को बचाना है, सबसे पहले ग्लव्स पहने और जो पेशेंट है उसकी जो मुतासरा फ़र्द है उसकी जो भी ज्वेलरी, जले हुए कपड़े जिनके ऊपर तेज़ाब लगा हुआ है वो अलग कर लें। क्योंकि जितना तेज़ाब का जितना कांटेक्ट ज़्यादा रहेगा उतना डीप डिग्री बर्न होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए हमने क्या करना है कि जितनी भी कंटामिनेटेड चीज़ें हैं उनको मुतासरा शख्स के जिस्म से अलग करना है। उसमें कपड़े हैं, ज्वेलरी है, एवरीथिंग। और जिस शख्स ने करना है उसने अपने हैंड्स को पहले प्रोटेक्टेड करना है। उसके बाद खुदा न खास्ता अगर आंख में तेज़ाब गिर गया है तो ल्यूक वार्म वाटर या टैप वाटर जिसका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल होगा, गर्म पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। तो उससे आपने थॉरली फ्लश करना है उस एरिया को, टिश्यू को फ्लश करना है कि जितना तेज़ाब हम उसमें से निकाल सकें, ऐसे निकाल सकें, वो हम करेंगे। जी, उसके बाद फिर आपका जो भी करीबी बर्न सेंटर है या जो भी करीबी जगह है जहाँ पे फ़र्स्ट एड डॉक्टर की मौजूदगी में दी जा सकती है वो हम देंगे। सही, बिल्कुल ठीक है डॉक्टर कंजा। और बिल्कुल जिस तरह से ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या क्वेटा में पेश आया, खातून डॉक्टर मानूर पर जो तेज़ाब फेंका गया, मुलजिम अपने अंजाम को भी पहुंच गया है, मगर हमारे लिए बतौर माशरा बहुत सारे सवालात छोड़ गया है कि आखिर कोई इंसान इतना वहशी और संगदिल कैसे हो सकता है कि किसी दूसरे की ज़िंदगी अपनी अना की तस्कीन के लिए हमेशा के लिए अंधेर कर दे। नफ्सियाती माहिरीन के मुताबिक ये जुर्म सिर्फ आर्जी गुस्सा नहीं बल्कि गहरी जहनी बीमारी और इंतकाम की बदतरीन शक्ल है, और जिसमें ये कदम जो है वो उठाया जाता है और ये रद्द किए जाने का खौफ ही है जो इंसान को दरिंदा बनाता है या फिर कुछ और है। इस पर भी बात करना बेहद ज़रूरी है। बिल्कुल। और उज़ैर, इस तरह के अफसोसनाक दिल दहला देने वाक़यात जो हैं, ख़ातून की नफ्सियाती हालत क्या होगी जब उसके साथ ये वाक़या या सानेहा रूनुमा हो जाता है, उसके बाद पूरी लाइफ किस कंडीशन में वो गुजारती है, क्या मेंटल उसकी जो स्टेजेस हैं उससे गुजरती है, मुआशरा ही जीने नहीं देता। ऐसी ख़वातीन जो मुतासरा ख़वातीन होती हैं उनके साथ हम हमदर्दी पता नहीं कर रहे होते हैं या क्या कर रहे होते हैं, बातों बातों में कोई ना कोई ताना भी दे देते हैं या उनके ज़ख्मों के हवाले से कोई सवालात करके उनको मज़ीद गमगीन बना देते हैं। ख़ानदान और दोस्त जो हैं उनकी खुद एतमादी कैसे बहाल कर सकते हैं, उनका क्या किरदार है, इन्हीं तमाम पहलुओं पर हसास जो नफ्सियाती पहलू हैं डॉक्टर उसामा से ही जानेंगे। डॉक्टर उसामा, बताइएगा, जिस तरह से हमने ये देखा, ये वाक़या पेश आया, तेज़ाब गर्दी का वाक़या, ख़ातून की स्किन जो है वो झुलस गई और कह रहे थे कि आंखों की बिनाई जाने का भी खदशा था। खैर फ़िलहाल अभी वो बेहतर कंडीशन में, लेकिन नफ्सियाती कंडीशन का कौन अंदाज़ा लगा सकता है, किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है, मुआशरे को किस तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए और किस ट्रॉमा से वो सारी ज़िंदगी अब गुजरेंगे? जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो याद रखें कि जो प्रेपरेटर है उसको हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि वो ज़हनी मरीज़ है। जी, उसका ये रवैया है जिसकी वो जिम्मेदारी कबूल करेगा और एक सोशल मॉडल देंगे, मेडिकल मॉडल नहीं देंगे। और जो अपने अंजाम तक भी पहुंचा है ना, वो भी बड़ा वियर्ड है। अभी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उसको देखेंगी कि क्या चल रहा है। हम वापस आते हैं विक्टिम पे। अब आप देखें किसी की बाउंड्री ब्रीच हुई है,
आपने उस पर यूं तेजाब फेंका और 1 सेकंड के अंदर अंदर उसकी स्किन, उसका जिस्म झुलस गया। अब वो झुलसा हुआ जिस्म तो आपको नजर आ रहा है, लेकिन जो उसका असर दिमाग पे हुआ है, दिमाग पर जो दिमाग सारी जिंदगी रोएगा, उससे प्रॉब्लम, टेंशन लिंक कर लेगा, वो हमें नहीं पता। अब आप ये डॉक्टर साहबा हैं, बैठी हुई हैं, ये इस तरह की और डॉक्टर्स उनका इलाज करेंगी, मल्टीपल सर्जरीज होंगी, उनकी स्किन शायद पहले से भी बेहतर हो जाए, लेकिन जो एक जात का वकार चला गया, एक आइडेंटिटी का लॉस हो गया, वो शायद सारी उम्र अपना चेहरा, अपना हिस्सा टटोलती रहेगी कि वो पुराना कहाँ गया। सो ये 1 दिन की बात नहीं है, 2 दिन की बात नहीं है, ये बड़ा लॉन्ग टर्म जर्नी है जो मेंटल हेल्थ के साथ होगा डॉक्टर मानूर का और इस जैसी और बहुत सारी खवातीन का। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर उसामा। डॉक्टर कंजा, जिस तरह से हम बात भी कर रहे हैं कि किस तरह से अब जो उनकी स्किन है उसको रिपेयर किया जा सकता है, ऑब्वियसली जो नफ्सियाती दाग हैं वो तो नहीं मिट सकते, लेकिन हमें ये बताइएगा कि जिस तरह से डॉक्टर मानूर के हवाले से बताया जा रहा है कि 15 से 20% उनका जो जिस्म का हिस्सा है वो झुलस चुका है, कितनी इस पर सर्जरीज जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं, कितना लंबा प्रोसीजर होता है और किस तरह से दोबारा से बहाल किया जा सकता है उनकी स्किन को? जी देखिए, सबसे पहले हो जाए ये देखना बहुत ज़रूरी है कि किस डिग्री का बर्न है। बर्न की डिफरेंट डिग्रीज होती हैं, 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री। ठीक। अब शुरू में हमें ये सुनने को मिला कि ये 3rd डिग्री बर्न है और बहुत ज़्यादा सिवियर कंडीशन है, लेकिन फिर बाद में पता चला कि नहीं, 1st to 2nd डिग्री बर्न है। तो जब आप 2nd डिग्री में पहुँच जाते हैं तो आपकी स्किन काफ़ी डैमेज हो चुकी होती है। 1st डिग्री बर्न को हम रिपेयर कर सकते हैं, डर्मेटोलॉजी भी उसे देख सकती है, डर्मेटोलॉजिस्ट हम पूरी स्किन को वापस ला सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम 2nd to 3rd डिग्री बर्न पे जाते हैं तो बहुत सारा टिश्यू डैमेज हो जाता है और उस पर फिर मल्टीपल सर्जरीज करनी पड़ती हैं। और जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि ये बहुत लंबा एक प्रोसीजर होता है और मल्टीपल सर्जरीज करके स्कार की विजिबिलिटी को कम किया जाता है। ऑब्वियसली वन स्कार ऑलवेज स्कार। स्कार स्किन को आप 100% नॉर्मल नहीं कर सकते, लेकिन आप उसकी विजिबिलिटी को 60 to 70% रिड्यूस कर सकते हैं और थोड़ा प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। सही। लेकिन डेफिनेटली ये साइकोलॉजिकल स्कार जो होता है वो ज़्यादा बड़ा स्कार है एज कम्पेयर टू दिस स्कार। इसको तो हम फ्लैप लेके और ग्राफ्टिंग करके कहीं और जगह से नॉर्मल स्किन कर सकते हैं, लेकिन जो हादसा और एक ऐसे शख्स के साथ जो कि खुद इंसानी खिदमत के लिए मामूर है, उसके साथ ऐसा हादसा होना बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और बल्कि मुझे भी लोग कमेंट्स कर रहे थे, डॉक्टर साहब अपना ख्याल रखें, आजकल ऐसा हो रहा है। इट वाज सो अनफॉर्चुनेट और मुझे ऐसे ही लगा कि सब ख़वातीन डॉक्टर्स के साथ ये वाक़या पेश आया है और कहीं ना कहीं हम सब साइकोलॉजिकली स्कार्ड हुए हैं इस वाक़े के साथ और इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल ऐसा ही है, माशरे में जब ऐसा रवैया हो, ख़वातीन ख़ुद को महफूज ही नहीं करती हैं, चाहे वो डॉक्टर है या कोई भी किसी मकसद से ले। खातून अगर काम करने बाहर जा रही है, किसी भी प्लेस पर है, अगर वो रिजेक्ट कर देती तो देखें ऐसे भी इंसान मौजूद है जिनको रिजेक्शन तक कबूल नहीं और वो इस हद तक उतर आते हैं। अच्छा, ऐसे मौके पर हम देखते हैं कुछ लोग टोटके बहुत आजमाते हैं, घरेलू टोटके हो गए, कोई कहता है दूध लगा दो, कोई कहता है शहद लगा दो तो पता नहीं फ़ौरन से निशान गायब हो जाएंगे, या आँख में तेज़ाब चला जाए तो फौरी तौर पर आँख की बिनाई ना चली जाए, इसमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए ऐसे टोटके बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने। अक्सर लोग समझते हैं कि एसिड है तो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगे विद अल्कली, जैसे सोडा डाल दिया, सोडा बाइकार्ब डाल दिया, मीठा सोडा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ये उससे न्यूट्रलाइज नहीं हो सकता। इसको बस आपने टिश्यू को फ्लश करना है, ल्यूकवार्म वाटर या टैप वाटर जो नॉर्मल टेम्परेचर का वाटर होता है उससे जितना फ्लश कर सकें, खासतौर पे आँख को फ्लश करें, पानी ढेर सारा पानी डालें ताकि डॉक्टर तक पहुँचते पहुँचते आप टिश्यू को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। फर्स्ट एड बहुत ज़रूरी है, पहले 1-2 मिनट में सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कोगुलेशन होती है स्किन की, उसमें अगर आप उसको न्यूट्रलाइज कर दें विद वाटर या वहाँ से निकाल दें एसिड को तो आप बहुत हद तक टिश्यू को बचा सकते हैं और लॉन्ग टर्म सिक्वेले से हम बच सकते हैं। डॉक्टर उसामा, आप बताइएगा कि इस केस पे तो डॉक्टर मानूर ने बहुत बहादुरी दिखाई है, लेकिन क्या ऐसे सानियात से गुजरने वाली खवातीन अगर देखें PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार हो जाती हैं, शदीद खौफ, गहरा डिप्रेशन और हर वक्त रहने वाली जो बेचैनी है, इसके अंधेरे से बाहर निकलने में एक मुतासरा खातून को कितनी हेल्प रिक्वायर्ड है, कितना अरसा लग जाता है? देखिए, अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिपेंड करता है कि इसको आगे लेके कैसे चला जाएगा। मानूर खुद कैसे लेके चलेंगे, इर्द गिर्द के लोग कैसे चलेंगे। अभी तो एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन है, कुछ दिन चलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म सिक्वेले क्या होगा? आपने बताया ना कि लोग टोटके बताते हैं कि जिल्द का क्या करें, लोग मेंटल हेल्थ के टोटके भी बताते हैं। कोई कहेगा जी इस बारे में बात ना करो, कोई कहेगा जी बार बार बात करो, विक्टिम ब्लेमिंग होगी, कोई कहेगा इन्हें भी कुछ तो कीता ही होएगा। ऐसे ही है। तो जो हमारी सोसाइटी है और फैमिली है वो कई दफा ना चाहते हुए भी, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा,
वो ना चाहते हुए भी ऐसी बातें करते हैं जो प्रॉब्लम में इजाफा करते हैं। बिल्कुल। फिर डॉक्टर साहबा ने बात की ना कि फीमेल डॉक्टर्स को प्रॉब्लम है। देखें, ये प्रॉब्लम है पावर की। हमने, आपको याद होगा, एक डॉक्टर्स की मेंटल हेल्थ पे प्रोग्राम किया था जिस पे बड़े लोगों ने कमेंट्स किए थे और वो बड़ा वायरल हुआ था। बिल्कुल। आप ये सोचें कि अस्पतालों में जो पावर पॉलिटिक्स है, जो हैरासमेंट है, आप सोचें कि एक लिफ्ट ऑपरेटर जी इतना हैरास कर रहा है तो बड़े बड़े प्रोफेसर क्या करते होंगे? क्या करते होंगे? बिल्कुल मैं सही। आपको अपनी मिसाल देता हूँ, बीइंग मेल। मैं जब यूके से वापस आया, मैंने एक अस्पताल ज्वाइन किया। मेरे 65 इयर्स के एचओडी ने मुझे ये कहा कि मैंने आपको इसलिए नौकरी दी है, इसलिए नहीं दी कि आप यूके से आए हैं, इसलिए नहीं दी कि आप बहुत पढ़े लिखे हैं, इसलिए दी है कि आप मेल हैं, मैं राउंड पे अगर जोक्स करूंगा तो आप बर्दाश्त करेंगे। अब ये हरासमेंट है। एक मेल डॉक्टर होते हुए, इतना क्वालिफाइड होते हुए, कंसल्टेंट होते हुए मुझे हरास किया जा रहा है। तो फिर खवातीन का क्या होगा और बड़े बड़े प्रोफेसर क्या करते होंगे जब एक लिफ्ट ऑपरेटर तेजाब फेंक रहा है? सो मेडिकल वाली जगहों पे, अस्पतालों में ये कल्चर अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा हो रहा है। बहुत ज़्यादा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर उसामा, आपने दुरुस्त फरमाया। अच्छा, विक्टिम की तो हम ऑब्वियसली बात कर रहे हैं और अंदाज़ा लगाना मुश्किल है जिस तरह से वो इस तेज़ाबगर्दी का शिकार हुई हैं। जो शख्स ये करता है, ये किस नहज पर पहुंच जाता है? क्या मेंटल डिसऑर्डर है कि रिजेक्शन तक इनको एक्सेप्ट नहीं है और मैन ईगो इतनी हर्ट हो जाती है? वो आजकल हम सोशल मीडिया पर भी बहुत देख रहे हैं कि ख़वातीन को टारगेट ये किया जाता है कि ये तो इमोशनल हैं, लॉजिकल बिल्कुल नहीं है। तो ये कौन से आदमी हैं जो इतने लॉजिकल बनते हैं, अपनी तरफ से बहादुर बनते हैं, लेकिन इस तरह की फिर हरकतें भी करते हैं जो कि आदमी होने के ज़ुमरे में तो नहीं आती हैं? देखिए, इसको मेंटल डिसऑर्डर का नाम मत दें। हमारे रियल पेशेंट स्टिग्मेटाइज होते हैं। ये एक बंदे ने जानते बूझते हुए वो ये करना चाहता था, ये अमल किया है। सही। इसको हम साइकोपैथी कहते हैं। उसके अंदर कोई इमोशंस नहीं है, कोई जज्बात नहीं है, उसके अंदर सिर्फ मैं है। जब वो मैं माइनस हुई, 4 मैसेजेस का रिप्लाई नहीं आया, या जो भी एक मामला होगा हम नहीं जानते, तो उसने ये काम किया। इसके पीछे फिलहाल कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, एक बंदे की मर्जी है, वो रिजेक्ट हुआ, उसने ये किया। हाँ, ये पर्सनैलिटी कैसे बनती है, आपके पेरेंट्स आपकी कैसे तरबियत करते हैं, मुआशरा कैसे तरबियत करता है, कोई ड्रग्स बहुत आजकल इन्वॉल्व होती हैं, वो एक सेपरेट मामला है। लेकिन मेरा बार बार यही मशवरा होगा कि जो प्रेपरेटर है, जिसने ये किया है, उसको मेंटल इलनेस की अम्ब्रेला मत दें। सही। और इस कहानी में अब्दुल रज़ाक को भी याद रखें, जिसने मानूर को बचाने की कोशिश की। सो माशरे से इतने मायूस भी ना हो, जहां ये तेजाब फेंकने वाले हैं वहां अब्दुल रज़ाक भी हैं। ठीक है, बेशक। बिल्कुल ठीक है। और इसलिए हमने देखा कि सिविल अवार्ड का ऐलान भी किया वज़ीर आला बलूचिस्तान ने उनके लिए। डॉक्टर खान साहब, आपकी जानिब आएंगे, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगी कि ख़वातीन जो हैं वर्क प्लेस पर अनसेफ अगर फील करती हैं, और जिस तरह से डॉक्टर उसामा ने भी वाक़या शेयर किया है, तो कितना मुश्किल हो जाता है इस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर काम करना, सर्वाइव करना? जी बिल्कुल, मैं भी इस एनवायरनमेंट में काम करती रही हूँ। मेरा भी पब्लिक सेक्टर से बहुत सामना रहा, क्योंकि मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पढ़ी और फिर हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से ही। तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स बहुत ज़्यादा हमारे लोगों की खिदमत कर रहे हैं। और आपको पता है, एक ओपीडी में जी छोटा सा कमरा होता है, 2 डॉक्टर्स बैठे होते हैं और तकरीबन 3 से 4 घंटे में वो 500 मरीज़ देखते हैं। 500 मरीज़ देखना एक बहुत बड़ी बात है। अब वहाँ पे थोड़े से सिक्योरिटी लैब्स होते हैं। जब इतना इनफ्लो आ रहा है, इतने लोग आ रहे हैं, तो सिक्योरिटी लैब्स होते हैं। अब हर एक को चेक नहीं कर सकते, जाहिर है। तो काफ़ी जगह पे हमें कहीं ना कहीं हरास किया जाता है। और इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हमने अपने इर्द गिर्द देखे, इवन पर्सनली भी देखे। तो मेरे ख्याल में कि कहीं ना कहीं इन सिक्योरिटी लैब्स को कवर करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पे ख़वातीन डॉक्टर्स को, क्योंकि हमारा माशरा पहले ही हमें बाहर निकलने नहीं देता। हमारे फैमिली में बहुत रेजिस्टेंस है, फिर सोसाइटी में बहुत रेजिस्टेंस है। हम बहुत अपना हौसला बढ़ा के बाहर निकलते हैं काम करने के लिए। तो प्लीज़ मुझे लगता है कि सोसाइटी में भी और गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ ऐसे मेजरमेंट्स लेने चाहिए जिससे ख़वातीन थोड़ा ज़्यादा सेफ फील करें। और इतना रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है, अगर उसमें ये हो रहा है तो आम लोग जो लोग आते हैं लोगों के घरों में काम करने के लिए या छोटी जॉब्स में हैं, उनके साथ क्या होता होगा। तो एज ए सोसाइटी भी हमें बहुत सारे मेजरमेंट्स लेने चाहिए और गवर्नमेंट लेवल्स पे भी
डॉक्टर्स के लिए ख़ास तौर पे कुछ ऐसे मेजरमेंट्स लेने चाहिए कि हम सेफ फील करें। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर कंजा, और वाकई ऐसा है कि हम देखते हैं कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाएं भी ना तो एक्सेस बहुत ज़्यादा इजी है, मतलब डॉक्टर तक ना इतना रश होता है, एक टेबल होता है वहाँ पर सारा झमट्टा लगा होता है लोगों का, और एक डॉक्टर होता है वो डील कर रहा होता है, और आपको नहीं पता वो इतने सारे लोगों की नफ्सियात क्या है, वो किस मेंटल कंडीशन में आए और किस तरह से डॉक्टर को हर्ट भी कर सकता है। अच्छा, हम ये भी देखते हैं, डॉक्टर उसामा आपकी तरफ आती हूँ, हमेशा हम यही सुनते हैं कि आदमी ही इस तरह की हरकत कोई करता है, मतलब हमने देखा होगा जितने भी केसेस होंगे औरत पर तेजाब फेंक दिया, कभी ऐसा हमने नहीं देखा कि औरत इतनी मेंटली पता नहीं किस स्टेट में चली गई, गुस्सा हो गई, क्या एरोगेंसी में या अना की खातिर गई और आदमी पर तेजाब फेंक दिया। जी, ये सवाल मुझसे पूछा आपने? जी 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 देखिए, अब ये तो औरतों की साइकोपैथी के भी बहुत सारे रूप होते हैं। मैंने एक केस पब्लिश भी किया था। मेरी एक पेशेंट थी जिसने अपने सगे 2 बच्चे ज़िबा कर दिए थे जी। अपने शौहर से बदला लेने के लिए। बच्चे उसके अपने थे। इचला में भी ऐसा वाकया हम तो पेश है। सोसाइटी का डस्टबिन है, बहुत सारे ऐसे केसेस देखते हैं, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि बहुत सी खवातीन इम्बाइब करती हैं। जब स्ट्रेस परेशानी का शिकार होते हैं ना, तो मर्द अमूमन उसको बाहर निकालते हैं, वो एक्ट आउट करते हैं। औरतें इम्बाइब करती हैं। तो औरतें ज्यादा हमें सेल्फ हार्म में नजर आती हैं। बच्चियां अपनी कलाइयां काट के आती हैं, गोलियां खा के आती हैं। मर्द ज्यादा लड़ाइयां करके आते हैं, दूसरों को नुकसान। तो ये एक जेंडर बेस्ड डिफरेंस है जो बड़ा बायोलॉजिकल भी है। जो टेस्टोस्टेरोन है ना, मेल हार्मोन, वो एग्रेशन का हार्मोन है। अच्छा। लेकिन अगर सारी जो बात है ना कि अगर आपकी लेजिस्लेशंस अच्छी हैं, अभी जो ये प्रेपरेटर था, ये तो पुलिस मुकाबले में मारा गया, हमें यही बताया गया जी। अगर इनको पकड़ा जाए, इनको प्रॉपर केस चलाया जाए और माशरे के लिए मिसाल बनाया जाए। आपको पता है पाकिस्तान उन मुल्कों में से है जहां दुनिया में सबसे ज्यादा कानून है। हर बात पे कानून बनता है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं है। तो आप कवानीन को इम्प्लीमेंट करें तो ये मुआशरा हम सारों के लिए सेफ होगा। डॉक्टर साहबा को लगता है ये खवातीन के लिए, मर्दों के लिए भी उतना ही प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि जो जुर्म करने वाला है ना, वो मर्द या औरत नहीं है, वो एक साइकोपैथ है, वो एक मुजरिम है। वो जो अपने से कमजोर देखेगा, ये याद रखें, ये मामला पावर का है, ये मामला जेंडर का नहीं है। सो जिसके पास पावर होगी वो नीचे वाले को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। वो एक्सपेक्ट करेगा कि वो उसके आगे लेट ही जाएगा। नहीं लेटेगा तो फिर तेजाब आएगा, और अगर कानून नहीं होंगे तो बार बार आएगा। बिल्कुल डॉक्टर सामा, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि किसी भी जुर्म को हम टैग नहीं दे सकते कि भाई ये जेंडर का टैग दे दिया और किसी ना किसी तरह ये कह दिया कि जस्टिफाई हो गया, जी आदमी था तो ये कर दिया, या औरत थी तो ये कर दिया, या नफ्सियात थी तो ये कर दिया। जुर्म जुर्म ही है और उसकी सजा मिलनी चाहिए, कानूनी तौर पर भी और इखलाकी तौर पर भी। हमारा मुआशरा इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सामा, और डॉक्टर कंजा भी हमारे साथ मौजूद थी, और इस दर्दनाक वाक़े पर और अहम जो पहलू है जो हमारे मुआशरे में बहुत ज़्यादा ये वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, और हम देखते हैं ख़वातीन जो हैं आए रोज़ शिकार हो रही हैं, तेज़ाब गर्दी का शिकार हो, या फिर अभी हम रेप का वो किस्सा भी देख रहे थे, केस है जो 3 मर्द हैं जिन्होंने लड़की का रेप किया फिर अस्पताल में छोड़ दिया, वो भी एक दर्दनाक केस है। मतलब पता नहीं मुआशरे में क्या हो रहा है, इस तरह के वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। सिक्योरिटी खदशात जितने ख़वातीन के हवाले से हैं, ये हुकूमत को कोई ना कोई पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है और इनको मिसाल बनाने की ज़रूरत है। और हुकूमत के साथ साथ हमें भी बतौर कौम हमें भी अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी चाहिए। हमें भी जनाब मुआशरे में इर्द गिर्द नज़र रखनी चाहिए और इस तरह के वाक़यात को देखना चाहिए। अगर हम किसी की बहन बेटी को महफूज बना रहे हैं, उनकी हिफाजत के लिए कुछ कर रहे हैं, तो यकीनन कल को आपकी बहन बेटी के लिए भी कोई ना कोई ज़रूर कोई अपना रोल प्ले करेगा, उसका मुहाफ़िज़ बनेगा, उसकी हिफाजत का जिम्मा उठाएगा। तो खुदारा अपने जो करने वाले काम है, अपनी भी जिम्मेदारियों का एहसास करें और मुआशरे के लिए कॉन्ट्रीब्यूट ज़रूर करें। वक्त हुआ है ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। आपने देखा होगा कि आपके इर्द गिर्द कुछ लोग नफरत, हसद और दुश्मनी में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि मुर्दों को भी कब्रों में सुकून से नहीं रहने देते। सोशल मीडिया पर आपकी नज़र से भी ऐसी वीडियोस गुजरी होंगी जहां पुरानी कब्रों को खोद कर तावीज़ और जादू टूना हो रहा होता है। पुरानी कब्रों को खोद कर उनमें तावीज़ दफनाना, इंसानी हड्डियों और मुर्दों के कफन को जादू टूने के लिए इस्तेमाल करना रूहानियत नहीं, जहालत की आखिरी हद है। और जब इंसान खुदा पर तवक्कल करने की बजाय इन शैतानी शॉर्टकट्स के पीछे भागता है तो इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाकर
जाली आमिल अरबों रुपए का धंधा भी चला रहे होते हैं और फिर आपकी ना इज्जतें महफूज होती हैं ना आपका माल महफूज होता है। बिल्कुल ज़हर, और आपने मुआशरे के एक इंतहाई तारीक और हसास पहलू की निशानदेही की है। और ये सिर्फ एक जुर्म नहीं बल्कि हमारे अकीदे पर भी बहुत बड़ा हमला है, क्योंकि इस्लाम में जादू टूना करने और कब्रों की बेहुरमती करने वालों के लिए सख्त तरीन अहकामात आए हैं। और अगर किसी को वाकई जादू का शक हो तो किसी जाली पीर के पास जाने के बजाय उसका असल शरई और मसनून तरीका इलाज ढूंढे ना। ये क्या तरीका है कि इस तरह के शॉर्टकट्स जो इस्तेमाल करते हैं लोग और जाली पीरों की तरफ जो है वो रुख करते हैं। और इन्हीं तमाम हसास और अहम तरीन सवालात पर शरई रहनुमाई के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के मारूफ रूहानी मुआलिज सैयद एहसानुल्लाह शाह साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अच्छा, हम देखते हैं गली गली आमिल हैं, कोई बाबा है, कोई अंग्रेज़ प्रोफेसर है जो यूट्यूब और सोशल मीडिया पर भी हम देखते हैं इश्तिहारात चलते हैं, बहुत एक्टिव हैं। असल रूहानी इलाज और इन जाली आमिलों के शैतानी फरेब में एक आम आदमी कैसे फ़र्क कर सकता है? जी एहसान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी एहसान साहब, बताइएगा, जिस तरह से हम देख रहे हैं आजकल गली गली में देखें तो आमिल बैठा है, कोई बाबा बैठा है, यूट्यूब या सोशल मीडिया पर इश्तिहारात भी हैं, दीवारों पर भी इश्तिहारात लगे होते हैं जी रूहानी इलाज के लिए। तो जाली आमिलों और ये जो शैतानी फरेब है, कैसे फ़र्क किया जा सकता है कि ये वाकई रूहानी इलाज करने वाले कोई बुजुर्ग हैं या फिर ये कोई जाली पीर है? अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी हम आपको सुन पा रहे हैं। देखें, अव्वल तो हमें ये देखना चाहिए कि जिस शख्स के पास हम जा रहे हैं वो कुरान और हदीस पर, हमारे दीन पर कितना अमल करने वाला है। ठीक है, तो इसके साथ साथ इतना मुश्किल नहीं है कि हम रूहानी मुआलिज को पहचान सकें कि वो आया हकीकत में रूहानी मुआलिज है या फिर रूहानियत के पजामा पहनकर वो शरीयत के खिलाफ काम कर रहा है, शैतानी काम कर रहा है। ठीक है, आपसे अगर कोई बंदा घर की मिट्टी मंगवाता है और उसके साथ साथ बाल हो गए, नाखून हो गए, आपके कपड़े हो गए, अगर ऐसी चीजें मंगवाता है जो कि बज़ाहिर भी इंसान को अजीब व गरीब लगती है, तो सबसे बड़ी निशानियां ये मौजूद होती है उस आमिल में कि वो जो है बिल्कुल शरीयत के खिलाफ है। वो आपका ईमान भी ज़ाया करेंगे और आपकी दौलत भी ज़ाया करेंगे, आपको मजीद नफ्सियात का शिकार बना देंगे। तो ये आजकल हर आम और ख़ास बंदा ये आसानी से पहचान सकता है कि कौन शरीयत और कुरान और हदीस के मुताबिक इलाज कर रहा है। अगर इससे कोई खिलाफ है तो ये तो सीधी सी बात है, हमें एहतियात करना चाहिए, अपना ईमान, अपनी दौलत, अपने जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए इन हवाले से। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप बहुत ज़बरदस्त काम भी कर रहे हैं एहसान साहब और बड़ा नेक काम भी आप कर रहे हैं। हमें बताइएगा कि किस तरह से आपको ये काम करने का ख्याल आया और अब तक आप क्या क्या एक्सपीरियंस कर चुके हैं और किस किस तरह के अमल हैं जो लोग कब्रिस्तानों के अंदर कब्रों को खोद कर करते हैं? देखें, सबसे पहले तो मैं इस सोशल मीडिया पे आने से पहले भी ये काम करता था अपने इलाके के करीब कब्रिस्तानों वगैरह में। जब भी जाना होता था किसी मैयत के हवाले से या किसी भी हवाले से, तो मुझे बाज़ औक़ात वहाँ तावीज़ वगैरह लटके हुए मिलते, मैं उन्हें खोल देता था, पानी में डालकर उसको शरीर रुकिया पढ़कर उसको ख़त्म करता था। तो हमारे एक दोस्त थे, वो सोशल मीडिया पे होते, उन्होंने कहा कि हज़रत आप ये लोगों का मकरू चेहरा इन जादूगरों का, आमिलों का लोगों के सामने करें कि हमारे मरहूमीन के कब्रों तक को नहीं छोड़ रहे हैं। हमारे मरहूमीन वो किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी के वालिद, उनकी हड्डियां, उनकी खोपड़ियों तक पर वो इतने जादू करके उनकी बेहुरमती कर रहे हैं। यानी कितना खौफनाक मंजर है ये। बिल्कुल 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 एहसान साहब, बिल्कुल ये तो बहुत ही कोई मकरू धंधा है जो ये लोग करते हैं। और फिर ये जो आमिल हैं या जाली पीर हैं, ये इस तरह के ख्वाब दिखाते हैं कि आपका मसला हल हो जाएगा। कोई अगर जाता भी है इनके पास तो फिर ये जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि नाखून मंगवा लिए, बाल मंगवा लिए या कपड़े मंगवा लिए, लेट्स सपोज ये सब कुछ कर भी लेते हैं। उसके बाद अगर ये जो तावीज़ हैं अगर घरों से निकलते हैं तो पहला अमल किसी इंसान को क्या करना चाहिए? कैसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये जो तावीज़ है ये कोई गलत तावीज़ है या कोई बेहतरी के लिए तावीज़ है, या किस तरह से आइडेंटिफाई किया जा सकता है किसी एक तावीज़ को जो घर से मिले? देखें, सबसे पहले अगर उस तावीज़ात में अगर कोई आप किसी आलिम दीन को दें या किसी मोतबर बंदे को दें, वो खोलकर चेक करेगा कि इस पे शैतानी कलमात लिखे हैं, कुरान पाक की उल्टी आयतें लिखी हुई है, आया जैसे आपने हमारे चैनल पे देखा होगा कि तावीज़ात में खून लगा हुआ है, इसके साथ साथ तावीज़ात में सुइयाँ वगैरह हो गई, बदबूदार अशिया हो गई।
अगर ऐसी चीजें मिलती है जो कि बिल्कुल इंसान हैरान हो जाता है। बाज़ औक़ात तो हमें ऐसी चीजें मिलती है कि इंस कफन है, कफन के ऊपर लिखा गया है, फिर उनके ऊपर खून लगाए गए, ऐसी चीजें अगर आपको मिलती है, पुतला मिल गया, ऐसे कुछ, तो आम इंसान को तो उसको बिल्कुल छेड़ना ही नहीं चाहिए। किसी रूहानी आमिल को दिखाएं जो कि कुरान और हदीस के मुताबिक हो। ठीक है। और ये साफ वाज़ेह निशानी ये है कि उसमें गैर शरई अल्फाज लिखे होते हैं, गैर शरई रसूमात किए गए होते हैं उस पर, खून वगैरह दीगर चीज़ें। तो ये वाज़ेह निशानियाँ होती है इसकी, इससे बचना चाहिए बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ठीक है। एहसान साहब, हमें ये बताइएगा, अब तक कराची के कितने कब्रिस्तान हैं जिन्हें आप इस तरह की गलासतों से पाक कर चुके हैं? और साथ ही साथ अगर कोई आपसे दूसरे शहरों से भी, दूसरे सूबों से भी रब्ता करता है कि उनके इर्द गिर्द के कब्रिस्तान में ये मसाइल हैं, तो क्या आप वहाँ का भी रुख करते हैं? देखें, हमारी जितनी इस्तिताअत है हम वहाँ तक जा रहे हैं। कराची के तकरीबन अब तक हम 8 कब्रिस्तानों को मुकम्मल साफ कर चुके हैं। अगर हम अंदाज़ा लगाएं, क्योंकि हम कुछ काउंट कर रहे थे, तकरीबन 7,000 से ऊपर तक के हम तावीज़ात सिर्फ इन 8 कब्रिस्तानों से निकाल चुके हैं। सही। इतने तावीज़ात, और उसमें तकरीबन वो तावीज़ात जो गैर शरई थे, उनमें से ऐसे तावीज़ात भी निकलना कि जो कि मुर्दों के हड्डियों पर और कब्रों के अंदर हमारे कुछ लोगों को इतना कदम उठाना पड़ा कि कब्रों में उतर कर उस मुर्दे की खोपड़ी के अंदर से तावीज़ात निकाले हमने। इतना तक सोशल मीडिया पे हम दिखा नहीं सके। बाज़ औक़ात हम खुद हैरान परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये रूहानी मामलात होते हैं तो हम पे भी वजन आता है, टीम की हम हिस्सा वगैरह करते हैं, इस पे ऐसे शयातीन लगे होते हैं। तो इतने कब्रिस्तानों में इतने तावीज़ात निकल चुके हैं, अभी तक हम मुकम्मल कराची को साफ नहीं कर सके। बिल्कुल एहसान साहब, ये तो वो हैं जो आपने काउंट कर लिए या आइडेंटिफाई कर लिए हैं। अभी तो कुछ वो भी होंगे जहाँ तक कोई रसाई ना हो या पहुँच ना सकते हो। अच्छा, इनका मकसद क्या होता है? ये जो लोग कब्रों में अगर तावीज़ रखते हैं, जिस तरह से आप भी बता रहे हैं, पुतले दफनाए जाते हैं, ये जितनी भी चीज़ें आपको मिलती हैं, क्या इसके असरात होते हैं? और अगर ये रख देते हैं तो कहाँ फिर ये असरात होते हैं? कब्रों में रखने का क्या मकसद होता है? देखिए, आपने हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब पर जो इल्म किया गया था, आपने उनके बारे में भी अगर आप स्टडी करें ना, तो उनको एक ऐसी कुएं में रखा गया था जो कुआं बिल्कुल पुराना था, एक बोसीदा कुआं था। ठीक है। फिर उसमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक को गिरे वगैरह लगाकर वो जादू किया गया था। ठीक है। यानी ऐसे नहुसत इख्तियार करते हैं ये लोग कि मुर्दों की हड्डी हो गई, कफन हो गए, ये चीजें साइंसी तौर पे इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन रूहानी तौर पे अगर देखा जाए ना, तो इसकी बहुत जाहिर सी बात है। अगर आप किसी मुर्दे की, मुसलमान की बेहुरमती करते हैं तो इससे शैतान कितना खुश होगा। ठीक है। क्योंकि आपने, जो आपके पास जादूगर के पास जो बंदा जाता है उसका भी ईमान गया, उससे शैतान सबसे ज्यादा खुश होता है, तब उनके जाके काम करते हैं। और जादूगर तो पहले ईमान से हाथ धो बैठा होता है, उसको तो शैतान को खुश करना ही होता है। तो जब ये ऐसे रसूमात करते हैं जिस पे अल्लाह की नाराजगी हो, दीन के खिलाफ हो, ईमान का खतरा हो, ये मुसलमानों से जादूगर वो काम करवाते हैं जिससे उनका ईमान खराब हो जाए और वो अपने आका जो वो शैतान को मानते हैं उसको खुश कर सके। उसके बदले में उनका ईमान का सौदा हो रहा होता है। ठीक है। थोड़ी सी हसद के बदले में मामूली सा कोई नफरत, नाचाकी हुई, तो इनके हवाले से वो इतना बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। थोड़ी सी नफरत या हसद या नाचाकी की वजह से इस हद तक पहुंच जाना कि अपना ईमान दाव पर लगा देना इंतहाई गलत अमल है। बहुत शुक्रिया एहसान साहब, और नेक्स्ट टाइम आपको ज़रूर दावत देंगे कि इनका तोड़ क्या होना चाहिए, क्या अमल करने चाहिए कि इनसे बचा जा सके। इस पर भी हल आपसे जानेंगे। और वाकई जो ये सब चीज़ें करते हैं, जिस तरह से कब्रों में इस तरह तावीज़ मिलना, ये बहुत बड़ी ईमान की कमज़ोरी है। मतलब इंसान अपने ईमान से ही चला जाता है। अल्लाह पर यकीन रखें, इस तरह के अमल करने से कोई फ़ायदा नहीं होना। जब आप मांगेंगे अल्लाह से, अल्लाह पे तवक्कल रखेंगे, अल्लाह पर यकीन रखेंगे, वही देने वाला है, वही सबब बनाने वाला है, वही आपकी ज़िंदगियों को संवारने वाला है। तो अगर इतनी सी हसद से या इतना चीज़ों से आप एक जादूगर के पास जाते हैं, वो तो चलें गलत काम कर ही रहा है, आप अपना ईमान भी गवाते हैं। और वहाँ हम देखें, हमारा दीन इस्लाम हमें बता चुका है कि अगर अल्लाह ना चाहे तो आप ना किसी को फ़ायदा दे सकते हैं, ना आप किसी को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो आप बिला वजह अपना ज़हनी सुकून भी बर्बाद कर रहे हैं, अपना माल भी आप ज़ाया कर रहे हैं, ईमान तो आप ज़ाया कर ही रहे हैं, आखिरत भी अपनी ख़राब कर रहे हैं। तो खुदारा जो कोई इस तरह की कैफियत है आपके अंदर, किसी के ख़िलाफ़ है, उसको दबाएं,
हुस्ने ज़न रखें लोगों के लिए, और इस तरह के जो माफ़ करना आमिल सीखें, है, आगे माफ़ बढ़ें। करना सीखें। सबसे बेहतर तो यही अमल है। और ये जो इस तरह के आमिल हैं, इनसे आप अवॉइड करें, इनके पास जाना। अगर आप जा रहे हैं तो इनको छोड़ दें जनाब। अभी प्रोग्राम में ब्रेक लेते हैं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, यकीनन आप सोच रहे होंगे कि आज कहीं हम अपना वो अहम सेगमेंट तो नहीं भूल गए जिसमें हम आपको बताते हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों का दर्जा हरारत क्या रहने वाला है। तो ऐसा नहीं है, बस टाइम थोड़ा सा हमने चेंज किया है आज के लिए, लेकिन बिल्कुल हम आपको आगाही ज़रूर फराहम करेंगे कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में टेम्परेचर आज क्या रहने वाला है। तो ओवर टू यू मां। चलते हैं और देखते हैं कि मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत क्या रहने वाला है। नाज़रीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि मैदानी अजला में शदीद गर्म रहने का इम्कान है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। और हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे बर्फपोश चोटियों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान की, जहां पर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि दिन के दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफा मुतवक्के है। गिलगित के दर्जा हरारत की बात करें तो यहाँ पर जी 25 से 14 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है, जबकि स्कर्दू में पारा 17 से 9 डिग्री के दरमियान रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान चंद मकामात पर मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने का भी इम्कान है। सरसब्ज वादियों की सरजमीन आज़ाद कश्मीर का रुख करें तो यहाँ पर मौसम खुश्क, जबकि दिन के दर्जा हरारत में यहाँ पर भी बतदरीज इजाफा मुतवक्के है। मुजफ्फराबाद में हम देख रहे हैं पारा 38 से 21 डिग्री के दरमियान रह सकता है, जबकि श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 31 और कम से कम 11 डिग्री रहने का इम्कान है। और मौसम का हाल बताने वालों ने चंद मकामात पर गरज चमक का इम्कान जाहिर किया है। अब आपको लिए चलते हैं मेहमान नवाजों की धरती यानी कि खैबर पख्तूनख्वा की जानिब, जहां पर हम देख रहे हैं सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने के अलावा ज़री अजला में शदीद गर्म रहने की तवक्को है। पेशावर की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है 43 और कम से कम 29 डिग्री रहने का इम्कान है। और अगर हम बात करते हैं सवात की तो यहाँ पर जी ठंडी फ़ज़ा और प्लेजेंट मौसम के साथ दर्जा हरारत जो है वो 24 से 12 डिग्री के दरमियान रह सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बादस दोपहर कोहिस्तान और गिरदो नवाह में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा हल्की बारिश मुतवक्के है। अब बात कर लेते हैं 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब की, जहां सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि मैदानी अजला में शदीद गर्म रहने की तवक्को है। बागों के शहर लाहौर का रुख करते हैं, यहाँ पर पारा ज़्यादा से ज़्यादा 44 से और कम से कम 30 डिग्री तक रहने का इम्कान है, जबकि इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत हम देख रहे हैं 43 और कम से कम 28 डिग्री के दरमियान रह सकता है। जबकि मुल्तान में अगर हम बात करें पारा जो है वो मैक्सिमम है 45 और मिनिमम 31 डिग्री तक जा सकता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिन का दर्जा हरारत मामूल से 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान है। अब बात कर लेते हैं कुदरती हुस्न से मालामाल सूबे बलोचिस्तान की, यहाँ पर जी सूबे के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि वस्ती जनूबी अजला में शदीद गर्म रहने की तवक्को है। कोयटा का रुख करते हैं, कोयटा में हम देख रहे हैं पारा 34 से 16 डिग्री के दरमियान रह सकता है। ताहम शिमाल मशरकी अजला में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा सिब्बी, तुरबत, पंजगोर, डेरा बुगटी, कोहलूं, बारखान, नसीराबाद, कलात और गिरदो नवाह के अजला में दिन के दर्जा हरारत में मामूल हम देख रहे हैं मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान है। और आखिर में हम बात करेंगे वादी मेहरान यानी कि सूबा सिंध की, जहां आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। कराची में पारा 38 से 30 डिग्री के दरमियान रह सकता है, जबकि हैदराबाद में दर्जा हरारत 45 से 30 डिग्री तक जाने की पेशगोई की गई है। ताहम सखर, शिकारपुर, कंबर, शहदादकोट, जैकबाद, लाड़काना, मोंजोदोड़ो, दादू, शहीद बेनज़ीराबाद, घोटकी, खैरपुर और नौशेरो फेरोज़ में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान है। अब जनाब वक्त हो गया है किसी नए सेगमेंट का नहीं बल्कि आपसे इजाज़त लेने का, और शो का टाइम ख़त्म हो चुका है और वेदर अपडेट्स भी हमने आपको फराहम कर दी हैं। अब आप जनाब ख्याल रखें अपना और बाहर निकलने से गुरेज ही करें तो बेहतर है। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।